हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज हम लोग ये जानेंगे कि मैक्सवेल के थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन को कैसे इजीली समझा जा सकता है और उसे कैसे ड्राइव किया जा सकता है। हालांकि इसके दो थ्योरम्स हैं, ठीक है। उसमें से एक बेहतरीन थ्योरम आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और समझेंगे कि इसे कैसे ईजी वे में हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसके लिए सिर्फ दो चीज़ें आपको याद रखनी है और उन इक्वेशंस का यूज़ करना है। एक, आपको इंटरनल एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए और साथ में इंटरनल एनर्जी किस फॉर्मूले से क्रिएट होती है थर्मोडायनेमिक्स के, ये पता होना चाहिए। और साथ में एंट्रोपी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। बस इसके आगे कुछ भी नहीं पता होना चाहिए। इन दो स्टेप के बाद में 4 स्टेप और हैं, जैसे कि इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, एंट्रोपी के फॉर्म में, एंथैल्पी क्या होगा, गिब्स फंक्शन क्या होगा और हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन या फिर फंक्शन क्या होगा। ये 4 चीज़ें आपको पता रखनी है। अगर आपको 4 चीज़ें पता हैं तो आप इजीली मैक्सवेल के थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशंस को इजीली वे में कैलकुलेट कर सकते हो या ड्राइव कर सकते हो। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजीली वे में समझते रहना है कि आपके लिए जो मैक्सवेल ने थर्मोडायनेमिक्स के 4 इक्वेशंस दिए थे उन्हें आपको प्रूफ करना है। तो कैसे हम लोग करेंगे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंटरनल एनर्जी क्या होती है। तो हमें पता है अगर कोई भी सिस्टम हमारे पास दिया हुआ है और अगर वो एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा है तो उसकी एंट्रोपी इंक्रीज़ होती है। और अगर एंट्रोपी इंक्रीज़ हो रही होगी तो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, जो गिव्स पोटेंशियल एनर्जी है उसका एक फंक्शन क्रिएट हो जाएगा। साथ में हेल्महोल्ट्ज़ का भी एक इक्वेशन या फंक्शन क्रिएट हो जाएगा। साथ में एंथैल्पी भी बनेगी। इन सभी के साथ में हमें एक एक करके रिलेशन को क्रिएट करते जाना है और एक कोने में लिखते जाना है ना। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड इक्वेशन। तो थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड इक्वेशन क्या है? तो हम जानते हैं डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस का डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू क्या होता है? डब्ल्यू इज इक्वल टू दैट पी इंटू डी वी, पी इंटू डी वी, पी इंटू डी वी। ये हमारी क्वेश्चन 1 है, ये हमारी क्वेश्चन 1 है, ठीक है ना। और साथ में हमें पता है डी क्यू इज इक्वल टू टी इंटू डी एस। ये हमारी क्वेश्चन 1 है, ये हमारी क्वेश्चन 2 है। सबसे पहले हमें यहाँ से इंटरनल एनर्जी निकालनी है, इंटरनल एनर्जी को फाइंड करना है। हम यहाँ पर अपने फॉर्मूले को कैलकुलेट करेंगे, साथ में चीज़ों को और भी समझेंगे। तो इस डी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, ठीक है। अब हमें चाहिए डी यू की वैल्यू, तो डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी। इस वाली इक्वेशन को याद रखिए, इस वाली इक्वेशन को याद रखना है, इक्वेशन नंबर 1 है। इसको ए ले लीजिए इक्वेशन नंबर, क्योंकि इस इक्वेशन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इस इक्वेशन में देखिए आपको कुछ चीज़ें याद करने में प्रॉब्लम होगी, तो इससे अच्छा है कि हम लोग कुछ उन चीज़ों को ईजिली में समझ लें। आपको मैं थोड़ी सी चीज़ें बताता हूँ जो आपके लिए आई थिंक इम्पॉर्टेंट होगी कि डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल, यहाँ मैं एस ले लेता हूँ, डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डेल स्क्वायर या डेवर कह सकते हैं अपॉन डेल वाई डेल एक्स। ये फंक्शन इक्वल होते हैं, ठीक है। कोई भी फंक्शन लेके आप सॉल्व करके चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग यहाँ पर ये सब नहीं समझेंगे क्योंकि हमें इक्वेशन पता करनी है और थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ना है, इसलिए हम लोग फटाफट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, है ना। इसलिए हम लोग ये सब चीज़ों में नहीं पढ़ेंगे, इन सब पचड़ों में नहीं पढ़ेंगे, ऐसा कह सकते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन में देखो 2 चेंज वैल्यू दी हुई है जिनमें थोड़ा थोड़ा चेंज दिख रहा है। आपको एक एंट्रोपी में चेंज दिख रहा है, एक आपको वॉल्यूम में चेंज दिख रहा है। तो सबसे पहले हम इस वाली इक्वेशन का, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एस विथ कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है ना। वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देंगे, एस पे निकालेंगे, फिर इसका क्रॉस करेंगे, उसके बाद में वॉल्यूम को निकालेंगे, एंट्रोपी कांस्टेंट कर देंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और वॉल्यूम को कर देते हैं कांस्टेंट। तो इस इक्वेशन में डेल यू अपॉन डेल एस, ठीक है, किसको कांस्टेंट किया है हमने? वॉल्यूम को कर दिया है कांस्टेंट, ठीक है। ये वाला फंक्शन कांस्टेंट किया है, इसके रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएट, ठीक है। तो ये हो गया टी कांस्टेंट डेल अपॉन डेल एस। ये एस दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है, माइनस का डेल अपॉन डेल एस पी डी वी, पी डी वी। तो यहाँ पर फंक्शन ही नहीं, तो इसकी वैल्यू कितनी बना देगा? ये इसको बना देगा ये 0, इसको कर देगा 0। जब इसको 0 कर देगा तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से आ जाएगा t, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ से हमारा आ गया t, ठीक है ना।
ये हमारा हो गया इक्वेशन बी। इस इक्वेशन का फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, पार्शियल डेरिवेट करेंगे, किसकी रिस्पेक्ट में करेंगे? अब हमें रिस्पेक्ट में तो यही रहेगा, बट कंडीशन समझो। कंडीशन ये है कि जब हम इसका फिर से डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? अब v की रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है ना, या ऐसे कह सकते हैं क्रॉस डेरिवेटिव कर दें, ठीक है, या क्रॉस डिफरेंशिएशन कर दें। जब क्रॉस डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा डेल अपॉन डेल v डेल u अपॉन डेल s, ये हो जाएगा। इस वाले फॉर्म को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, अपॉन डेल v डेल s, ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? यहाँ से क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा डेल t अपॉन डेल, क्या लिया है हमने? v, किसको कांस्टेंट किया था हमने? s को कांस्टेंट कर दिया, क्योंकि क्रॉस कर रहे हैं। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी डेल स्क्वायर u अपॉन डेल v डेल s। ये हमारी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन सी, ठीक है। इक्वेशन सी हमने क्या किया है? इक्वेशन 1 का विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट किया है, पार्शियल डेरिवेटिव पॉइंट किया है किसकी रिस्पेक्ट में? एस की रिस्पेक्ट में, ठीक है। और कांस्टेंट किसको किया है? कांस्टेंट किया है वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया है। बट जब ये इक्वेशन फाइंड हो गई है, इसके बाद में जो हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, ये वाली इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हमने क्या किया है? हमने इसका क्रॉस डिफरेंशिएशन किया है, ठीक है। तो हमारे पास ये एक वैल्यू आ गई। अब इस वाली वैल्यू का इक्वेशन 1 का हम फिर से पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू v और कांस्टेंट करेंगे s को, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाइए डेल u अपॉन डेल, क्या दिया है यहाँ पर? हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है? हमें v की रिस्पेक्ट में करना है, हमें v की रिस्पेक्ट में करना है और s को कांस्टेंट करना है। तो ये हो गया v और ये हो गया हमारा कांस्टेंट, ठीक है ना, ये हमारा हो गया कांस्टेंट, इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल v, डेल अपॉन डेल v t ds, तो 0 बनाएगा, माइनस का डेल अपॉन डेल v p, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस का p और ये हो जाएगा डेल v। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वैल्यू बनाएगा 1 और ये वैल्यू आएगा 0, तो ये वाली वैल्यू हमारी बनेगी 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल u अपॉन डेल v एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल टू माइनस p, ठीक है। ये हमारा आ गया इक्वेशन, ये कौन सी है? ए बी सी, ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी डी, ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी डी। अब इसका फिर से क्या करेंगे? इसका क्रॉस डिफरेंशिएशन करेंगे। क्रॉस डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि जो वैल्यू यहाँ पर दी हुई है उस वैल्यू को छोड़ करके हमने कांस्टेंट लिया था पहले एस, अब हम क्या करेंगे? इसकी रिस्पेक्ट में ले लेंगे डेल अपॉन डेल एस डेल यू अपॉन डेल वी, ठीक है। यहाँ पर v था, हमने s ले लिया, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस डेल p अपॉन डेल s एट कांस्टेंट, यहाँ पर एंट्रोपी था, यहाँ पर आ जाएगा वॉल्यूम, यहाँ पर आ जाएगा वॉल्यूम। ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी ई। इस इक्वेशन को गौर से देखो, क्या इस इक्वेशन को कुछ ऐसा लिख सकते हैं? क्या कुछ ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? इज इक्वल टू माइनस डेल p अपॉन डेल s एट कांस्टेंट v। ये हमारी इक्वेशन ई ना होकर के ये हमारी इक्वेशन है ई। अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सी एंड ई वी नो दैट डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वी डेल एस इज इक्वल टू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एस डेल वी। ये होता है, अगर ये होगा तो ये वाली इक्वेशन की ये वाली वैल्यू और इस वाले इक्वेशन की ये वाली वैल्यू दोनों इक्वल होंगी। अगर दोनों इक्वल होंगी तो इसकी जगह पर क्या हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं? क्या इसकी जगह पर हम लोग ये यहाँ पर लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं माइनस डेल पी अपॉन डेल एस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। जो ये हमारी इक्वेशन आएगी इसे कहेंगे M1 इक्वेशन, इसे हम कहेंगे M1 इक्वेशन। ये जो M1 इक्वेशन आई है इसी को ही हम कहते हैं मैक्सवेल की फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन, ठीक है ना। फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन यही है आपकी मैक्सवेल की। कहाँ से आई है? इंटरनल एनर्जी से आई है, इंटरनल एनर्जी से आई है, ठीक है ना। ये आपका पहला थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन है, ठीक है, एंथैल्पी। देखिए इससे पहले हम लोगों को हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन या फंक्शन को फाइंड करना था, बट हम लोग अभी डिस्कस करेंगे एंथैल्पी। एंथैल्पी में क्या होगा कि आपके पास में एंथैल्पी फंक्शन होना चाहिए जिसे हम टोटल हीट एनर्जी भी कहते हैं, या फिर हम सीधे एंथैल्पी बोल के इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो एंथैल्पी कैसे डिफाइन करते हैं? तो एंथैल्पी, ये जो इक्वेशन दूसरी होगी, पहली इक्वेशन थी इंटरनल एनर्जी से निकलेगी, दूसरी इक्वेशन हम लोग फाइंड करेंगे
एंथैल्पी से, एंथैल्पी, ठीक है ना, एंथैल्पी। तो एंथैल्पी क्या होता है, H इज इक्वल टू U प्लस पी वी, ये क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, U प्लस पी वी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किसी भी फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, किसी फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, टोटल हीट या टोटल एब्जॉर्ब एनर्जी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने बोल दिया टोटल एनर्जी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसे चेंज करेंगे, तो चेंज करेंगे तो हो जाएगा DH इज इक्वल टू DU प्लस का। अब जब यहाँ पर देखो 2 डेरिवेटिव दिए हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब 2 डेरिवेटिव होंगे तो ये टूट जाएंगे, PdV में प्लस का VdP में, ठीक है, VdP में। DU की वैल्यू हमें पता है कितनी है सर, DU की वैल्यू इतनी है, DQ माइनस PdV, तो ये हो जाएगा हमारा DU कितना है, DQ माइनस PdV प्लस का PdV प्लस का VdP, कुछ कट रहा है, ये और ये वैल्यू उड़ जाएगी, ठीक है। अब DQ की वैल्यू भी कुछ दी हुई है, तो हो जाएगा TdS माइनस का VdP इज इक्वल टू DH दिया हुआ है। ये हमारी इक्वेशन याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। इस इक्वेशन का नाम रखेंगे हम A डैश, ठीक है, इस इक्वेशन का नाम रखेंगे A डैश। और इस A डैश का देखो यहाँ पर कौन सा चेंज है, यहाँ पर S में चेंज है, यहाँ पर P में चेंज है, ठीक है ना, S और P में चेंज है। ऐसे ही हम फाइंड करेंगे, किसे हमें कांस्टेंट करना है, किसे हमें डेरिवेटिव में फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम इसका करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू S, ठीक है, और करेंगे विथ कांस्टेंट P, ठीक है। P को कांस्टेंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, डेल H अपॉन डेल S के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, किसको कांस्टेंट किया है हमने कांस्टेंट किया है P को, इज इक्वल टू T डेल अपॉन डेल S, और यहाँ पर भी दिया है डेल S, तो यहाँ पर हो जाएगी इसकी वैल्यू 1, ठीक है, माइनस का डेल अपॉन डेल S VdP, तो ये वैल्यू क्या बनेगी, ये वैल्यू बनाएगी 0। तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन क्या आएगा, हमारे पास आएगा डेल H अपॉन डेल S विथ कांस्टेंट प्रेशर P इज इक्वल टू T। इक्वेशन B डैश, इक्वेशन B डैश का हम लोग करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, क्रॉस पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लीजिए, ऐसे करिए, ठीक है ना। किसकी रिस्पेक्ट में करेंगे, देखिए यहाँ पर हमने S को कांस्टेंट लिया था, ठीक है, मतलब P को कांस्टेंट, S को किया था P के फॉर्म में कर लेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा डेल H अपॉन डेल S, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा डेल अपॉन डेल P, ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, डेल स्क्वायर H अपॉन डेल P डेल S इज इक्वल टू कितनी वैल्यू दी है, यहाँ पे दी है T, तो ये हो जाएगा डेल T अपॉन डेल P। क्या कांस्टेंट है यहाँ पर P कांस्टेंट था, तो यहाँ पर V कांस्टेंट हो जाएगा सर, V कांस्टेंट हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी C डैश, ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी C डैश, ठीक है। अब इस वाली इक्वेशन को, ये वाली इक्वेशन C डैश हो गई, इस वाली इक्वेशन को, जो इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू किसके, P के, प्रेशर के, और क्या कांस्टेंट रखेंगे, एंट्रोपी कांस्टेंट रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन A डैश, ठीक है ना, डेल H अपॉन डेल, क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू P, है ना, कांस्टेंट करना है। तो ये हो गया P और ये हो गया कांस्टेंट S इज इक्वल टू, देखिए थोड़ा जल्दी करते हैं, ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वाला वॉल्यूम बाहर हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का V आएगा, क्लियर है। डेल अपॉन डेल P, ये वैल्यू 0 हुई, डेल अपॉन डेल P से P कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 से बचेगा माइनस का V। ये हमारा इक्वेशन हो गया कौन सा, D डैश, ठीक है। इस इक्वेशन का फिर से क्रॉस डिफरेंशिएशन करने पर, ठीक है, जैसे हम क्रॉस डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, डेल स्क्वायर H अपॉन डेल स्क्वायर बोलो डेल S इंटू डेल P इज इक्वल टू माइनस डेल V अपॉन डेल S विथ कांस्टेंट, यहाँ पर एंट्रोपी है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेशर, एंट्रोपी यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेशर। इक्वेशन नंबर हो जाएगा E डैश। अब जरा ध्यान से फिर से याद करिए कि मैंने क्या बताया था, डेल स्क्वायर H अपॉन डेल S डेल P इज इक्वल टू डेल स्क्वायर H अपॉन डेल P डेल S, ये वैल्यू इतनी इक्वल होती है, ठीक है ना, ये वैल्यू इतनी इक्वल होती है, ठीक है ना। अब समझिए, अगर ये वैल्यू इतनी इक्वल होती है तो
जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको ये बता दूंगा कि यहाँ से कहाँ से आया, ठीक है ना। कहाँ से क्या मतलब, ये बहुत ईजी सिंपल है, कुछ नहीं इसमें, है ना। ये इतना हो गया। तो इस वाली इक्वेशन ई को देखिए और इक्वेशन बी डैश को देखिए, बी डैश बोल रहा हूँ, हाँ बी डैश को देखिए, बी डैश नहीं सी डैश को देखिए, सॉरी सी डैश को देखिए, इस वाली इक्वेशन को देखिए, ठीक है। और ये इक्वेशन को देखिए, दोनों ही वैल्यू को इक्वल कर सकते हैं। जैसे हम इक्वल करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को हमें फाइंड करना है, उस वैल्यू को हमें फाइंड करना है। तो देखो कैसे निकलेगा ये। तो ये करते हैं हम लोग इसका काम तमाम, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है भाई साहब हमें। ये इतना हो गया ना। तो ये हमारा आ जाएगा इक्वेशन कौन सा, ये आ जाएगा del T अपॉन del P एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू del V अपॉन del S मीन्स एंट्रोपी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। ये हमारा इक्वेशन है M2, ये हमारा इक्वेशन है M2, ये हमारी इक्वेशन है MN2। सपोज कर लीजिए जो आप ये सोच रहे हैं कहाँ से आया है, तो अगर हमने इसकी जगह पर कोई फंक्शन ले लिया, मान लीजिए हमने ले लिया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू h, ठीक है, h ले लिया। तो इसका हमने निकाला del h अपॉन del x इज इक्वल टू कितना आएगा, ये आएगा हमारा कितना 2x आएगा ये। अब इसका हमने क्या कर दिया, del h अपॉन del x del अपॉन del y निकाला, तो कितना आएगा 0 आएगा। यहाँ से इसको सॉल्व किया तो हो जाएगा del स्क्वायर h अपॉन del y del x इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आया कि नहीं आया, कहेंगे सर आ गया। अब इस वाली इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, कितना हो जाएगा, x में क्या था y में कर दो, del अपॉन del y कितना हो जाएगा, ये हमारा h इज इक्वल टू 2y। फिर से डिफरेंशिएट करो, del स्क्वायर h अपॉन del x del y इज इक्वल टू 0 आएगा कि नहीं आएगा। देखो दोनों वैल्यू बराबर है कि नहीं बराबर है ना। तो ये ऐसा बेसिक सा फंक्शन है। अब हम लोग चलते हैं थर्ड इक्वेशन की ओर, है ना। नाउ वी डिस्कस अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन, हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन, ठीक है ना। ये हम लोग को पढ़ना है, हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन, ठीक है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंट करता है, थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। इसका फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है, फंक्शन होता है F इज इक्वल टू यू माइनस का T इंटू एस। यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं है। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन को चेंज करना पड़ेगा सबसे पहले, तो चेंज कराइए फटाफट। तो डी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, डी यू माइनस का, दो डेरिवेटिव दिए हुए हैं तो हो जाएगा टी डी एस माइनस का एस डी टी। वी नो दैट डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस, डी क्यू इज इक्वल टू यू प्लस पी डी वी डी यू। ये क्वेश्चंस होती हैं, ठीक है ना। तो डी यू की जगह पर हम अगर वैल्यू पुट करें तो कैसे आएगा, देखो डी यू की जगह पर कितना रख सकते हैं, डी क्यू माइनस का पी डी वी माइनस का टी डी एस माइनस का एस डी टी। डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस, ये वैल्यू यहाँ पर सेट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा कितना, टी डी एस माइनस का पी डी वी माइनस का टी डी एस, ये वैल्यू उड़ेगी इससे, माइनस का एस डी टी। तो आपके पास फंक्शन कितना आ गया, डी एफ इज इक्वल टू माइनस का पी डी वी माइनस का एस डी टी, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, सब वैल्यू कट चुकी है। ये आपके पास डी एफ की वैल्यू आई है, इसे हम मानेंगे ए डबल डैश इक्वेशन, इस इक्वेशन को मानेंगे हम ए डबल डैश इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो वी चेंज है और टी चेंज है, वी चेंज है और टी चेंज है, तो यहाँ पर करेंगे हम पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू किसका कर ले, टी कर ले, पहले वी कर लेते चलो, वी विथ कांस्टेंट टी। तो कितना हो जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी इज इक्वल टू, देखो ये वाली वैल्यू क्या बनाएगी, वी है, वी यहाँ पर दिया हुआ है तो ये वैल्यू बनाएगी माइनस का पी ओनली, और ये वैल्यू बनाएगी 0, तो ये हो गया प्लस का 0, ठीक है। ज़्यादा लंबा सॉल्व ना करके डेल मैं समझा दे रहा हूँ आपको,
डेल अपॉन डेल वी, ये वी दिया हुआ है, यहाँ पर बनेगा 1, ये आएगी वैल्यू p। यहाँ पर डेल अपॉन डेल वी कोई फंक्शन नहीं, इसलिए 0 हो जाएगा, काम खत्म। तो ये हमारा इतना हो गया। इसको फिर से हम डिफ्रेंशिएट कर दें, क्रॉस डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हो जाएगा कितना, डेल अपॉन डेल वी दिया हुआ है, किस पे करेंगे, टी पे करेंगे, और ये हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल पी अपॉन डेल टी माइनस का कौन सा कांस्टेंट लगने वाला है, टी यहाँ पर कांस्टेंट था तो यहाँ पर वी कांस्टेंट हो जाएगा। ये मान लेंगे इक्वेशन नंबर बी डबल डैश, ठीक है, बी डबल डैश इक्वेशन हो गई हमारे पास ये। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये आपको पता है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ऊपर का नहीं दिख रहा है थोड़ा सा, है ना, थोड़ी सी वैल्यू ऊपर की नहीं दिख रही है सर। ओके, नाउ इट्स क्लियर, ठीक है, इतना हो गया। देन ये आपके पास इक्वेशन आ गई है। अब समझिए इसके आगे, ये हमारी इक्वेशन बी डैश आ गई है। अब इस वाली इक्वेशन ए डैश का किसकी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो पार्शियल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू इक्वेशन ए डबल डैश, किसके रिस्पेक्ट में करना है, अरे ये क्यों नहीं लिख दिया इक्वेशन ए का पार्शियल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू किस पे करना है, हमारे पास v पे कर लिया, t पे करना है, ठीक है ना। कांस्टेंट क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है आपको, v को रखना है कांस्टेंट, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, डेल f अपॉन डेल t एट कांस्टेंट v इज इक्वल टू, तो ये वाला फंक्शन बनेगा 1, ये वाला फंक्शन बनेगा 0, तो ये हो गया माइनस का s, ठीक है ना। डेल अपॉन डेल टी 0, डेल अपॉन डेल टी 1 हो जाएगा माइनस का s। फिर से कर दीजिए इसको, डेल अपॉन क्या करना है, क्रॉस डिफरेंशिएशन करना है, डेल अपॉन डेल वी डेल अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट पी, पी था ना हमारे पास, सॉरी पी नहीं है यहाँ पर, गड़बड़ ना करना बेटे, यहाँ पर वी है, यहाँ पर वी कांस्टेंट किया है, तो यहाँ पर आएगा हमारा क्या है, टी, ये हमारा आएगा टी, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी डी स्क्वायर एफ अपॉन डेल डेल वी डेल टी इज इक्वल टू माइनस डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू दिस वैल्यू डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, निगेटिव निगेटिव कटेगा, कितना बचेगा, डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी इज इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम वी। ये आपकी थर्ड इक्वेशन है, इसे हम नाम देंगे M3 इक्वेशन। ये कौन सी है, मैक्सवेल की थर्ड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन है, ठीक है ना। इतना क्लियर है, आगे चलते हैं चलो। नाउ वी डिस्कस गिब्स फंक्शन। गिब्स फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कांस्टेंट प्रेशर पर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, पोटेंशियल रिप्रेजेंट करता है थर्मोडायनेमिक्स का। तो G इज इक्वल टू, गिब्स फंक्शन G इज इक्वल टू होता है आपका H माइनस का TS, ठीक है, H माइनस TS, यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, और हम जानते हैं H इज इक्वल टू U प्लस PV, यहाँ पर इसमें भी कोई चेंज नहीं है। ये क्या है आपका, एंथैल्पी है, ये आपका ऐसे बेस फॉर्म, तो इसको हम चेंज करते हो जाएगा DG इज इक्वल टू DH माइनस का T DS माइनस का S DT, ठीक है, पार्शियल डेरिवेट कर दिया इसको, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, DH इज इक्वल टू DU प्लस का PDV प्लस का VDP, ठीक है, ये हो गया आपका DH। तो DH की वैल्यू यहाँ सेट कर देंगे, तो DG इज इक्वल टू DH कितना हो जाएगा, DU प्लस का PDV प्लस का VDP माइनस TDS माइनस का SDT। वी नो दैट DU इज इक्वल टू DQ माइनस का PDV, ये वैल्यू यहाँ पे सेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, DQ माइनस का PDV प्लस PDV प्लस का VDP माइनस का TDS माइनस का SDT। तो ये वाली वैल्यू कट जाएंगे, कितना बचेगा, DQ प्लस का VDP माइनस का TDS माइनस का SDT, ये बचेगा हमारे पास। वी नो दैट एंट्रोपी DS T डॉट DS इज इक्वल टू DQ, ये वाली वैल्यू यहाँ पे सेट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, TDS प्लस का VDP माइनस का TDS माइनस का SDT, कुछ कट रहा है, TDS ये भी कट रहा है,
तो हमारे पास जो वैल्यू एक्चुअल में आएगी वो एक्चुअल वैल्यू कितनी आएगी, वो एक्चुअल वैल्यू हमारे पास आएगी कितनी, तो वो एक्चुअल वैल्यू हमारे पास आ गई डी जी इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, वी डी पी, चेंज कितना हो रहा है प्रेशर में, माइनस एस डी टी। ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी इक्वेशन ए ट्रिपल डैश, ए ट्रिपल डैश। इसको भी साफ कर देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस वही काम करना है, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू पी विथ कांस्टेंट, कांस्टेंट किसे करना है, कांस्टेंट टेम्परेचर को कर देना है, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, डेल जी अपॉन डेल पी इज इक्वल टू, देखो पी यहाँ पर दिया हुआ है तो ये वैल्यू हो जाएगी वी और ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। ये हमारा इक्वेशन 1 आ गया, तो इसे रखेंगे बी ट्रिपल डैश इक्वेशन। इसका फिर से कर देंगे, यहाँ पर कांस्टेंट हमने क्या किया, हमने कांस्टेंट किया है आपका टी कांस्टेंट किया है हमने, ठीक है। फिर से करेंगे तो हो जाएगा डी अपॉन डी टी डेल अपॉन डेल पी डेल जी, है ना, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल वी अपॉन डेल डेल टी। कितना कांस्टेंट है, टी है तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, टी है तो यहाँ पर पी हो जाएगा। इक्वेशन ये आ जाएगी आपकी सी ट्रिपल डैश, ठीक है ना। इस इक्वेशन का डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, विथ रिस्पेक्ट टू टी, पार्शियल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी एंड कांस्टेंट पी, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, डेल अपॉन डेल जी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू, कांस्टेंट क्या किया हमने, पी कांस्टेंट किया, यहाँ पर टी कांस्टेंट था। कितना हो जाएगा ये आपके पास में, ये वाली वैल्यू 0 बनेगी, ये वाली वैल्यू 1 बनेगी, तो हो जाएगा माइनस का एस, ठीक है। फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे तो हो जाएगा डेल अपॉन डेल पी डेल जी अपॉन डेल टी, ठीक है ना, इज इक्वल टू कितना बनेगा, माइनस का डेल एस अपॉन डेल पी, कांस्टेंट क्या है, पी है, यहाँ पर वी हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये बनेगा डेल स्क्वायर एस अपॉन जी अपॉन डेल पी डेल टी इज इक्वल टू माइनस डेल एस अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम वी, ठीक है ना। ये हमारी क्वेश्चन हो जाएगी डी ट्रिपल डैश, डी ट्रिपल डैश, और इस इक्वेशन को मैच करा दो तो कितना हो जाएगा, डेल एस अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम वी माइनस इज इक्वल टू कितना आएगा, डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर पी, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन है M4, ये हमारी इक्वेशन है M4, और यही इक्वेशंस क्या कहलाती हैं, यही सभी सारी इक्वेशंस क्या कहलाती हैं, मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस, ठीक है। 4 इक्वेशंस है, M1, M2, M3 एंड M4, ये 4 इक्वेशन आपकी हैं जो थर्मोडायनेमिक इक्वेशन आपकी कहलाती हैं। डिस्कस अबाउट जूल एक्सपेंशन, व्हाट इज़ द जूल एक्सपेंशन। तो जूल इंस्पेक्शन बोल रहा हूँ, एक्सपेंशन के लिए आपको ये याद रखना है कि जूल एक्सपेंशन सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए वैलिड होता है, ठीक है, रियल गैसेस के लिए वैलिड नहीं होता है। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि जो ये जूल एक्सपेंशन था वो एक इमेजिनरी एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। इसमें क्या किया गया, इसमें ये किया गया कि अगर हमारे पास 2 कंटेनर हैं, अगर हमारे पास 2 कंटेनर हैं जिसमें से एक कंटेनर में आइडियल गैस है और दूसरे कंटेनर में वैक्यूम है, ठीक है, वैक्यूम है। अगर दूसरे कंटेनर में हमारे निर्वात है या वैक्यूम है तो क्या होगा, एक्सपेंशन कैसे होगा, एक्सटर्नल हीट एक्सचेंज नहीं होना चाहिए, इंटरनल हीट एक्सचेंज नहीं होना चाहिए, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए, और वर्क डन भी नहीं होना चाहिए। तो इस कंडीशन को, जिस कंडीशन में जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो समझिए। एक हमारे पास बहुत बड़ा सा बाउल है, इस बाउल के अंदर हमने एक गैस सिस्टम सेट किया, इसके अंदर एक गैस सिस्टम है, इसके अंदर एक गैस सिस्टम है ए, ठीक है। और इस गैस सिस्टम को हमने कनेक्ट कर दिया है, ये हमने कनेक्ट कर दिया है, एक थ्रॉट लगाया है यहाँ पर ऐसे करके, और ये कनेक्शन दे दिया ऐसे करके, और साथ में एक और दूसरा बॉक्स बनाया जिसके अंदर क्या है, इसके अंदर है आइडियल गैस, इसके अंदर क्या है, आइडियल गैस, और इसके अंदर ये इसका नाम है बी, इसका नाम रख दिया हमने, इसके अंदर है वैक्यूम, ठीक है ना, इसके अंदर रख दिया और इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। बट जब इस टाइप की प्रोसेस होगी तो हम क्या करेंगे कि इसके अंदर कोई लिक्विड फिट कर देंगे, ठीक है।
तो हमने इसके अंदर वाटर सेट कर दिया, वाटर, ठीक है, वाटर सेट कर देंगे यहाँ पर, इस हमने वाटर इसके अंदर भर दिया, ठीक है। जैसे ही वाटर फिल करेंगे तो हम देखेंगे कि जो यहाँ पर ये जो इंसुलेटर दिया हुआ है इसमें से कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होगी। यहाँ पर वाटर से इसमें कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, इस वाले वाटर से इसमें कोई एक्सचेंज, इससे इसमें कुछ भी केजी चेंज नहीं होगा। यहाँ पे थ्रॉट लगा हुआ है, ठीक है ना। तो हमने क्या कर दिया, डी क्यू तो कर दिया कांस्टेंट भाई साहब, क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। अब हमें डी डब्ल्यू भी कांस्टेंट करना है, डी यू भी कांस्टेंट कर देना है। अगर हम ये सब कांस्टेंट कर दें, अगर हम ये सब कांस्टेंट कर दें तो अब हमने क्या किया है, हीट तो कांस्टेंट हो गई, हमने अब डी डब्ल्यू भी, एक्सटर्नल वर्क भी कांस्टेंट कर दिया, ठीक है, इंटरनल वर्क भी कांस्टेंट कर दिया हमने, डी यू भी हमने कांस्टेंट कर दिया, मतलब इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस को कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। कांस्टेंट करने के बाद में ये थ्रॉट हमने हटा दिया ऐसे करके। जैसे ही हम हटाएंगे तो हम देखते हैं कि यहाँ से ये गैस जा कर के इसमें आ जाती है। तो क्या इसके लिए कोई वर्क डन करना होगा, नहीं करना होगा, इसके लिए कोई वर्क डन नहीं करना होगा। जब वर्क डन नहीं करना होगा तो जब यहाँ पर जो गैस आएगी, जो ये वाली आइडियल गैस इसके अंदर आएगी, जो ये इस टाइप का एक्सप्रेशन बनेगा, जो यहाँ पर गैस आएगी उसे हम कहेंगे जूल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस। इस एक्सपेरिमेंट को हम ये कहते हैं, ठीक है। सर यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर ऐसे आने पर टेम्परेचर चेंज होगा, क्या होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, क्या चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है, टेम्परेचर चेंज होगा। वॉल्यूम क्या होगा सर, वॉल्यूम में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, वॉल्यूम में नो चेंजेस, ठीक है, नो चेंज, ठीक है। डी यू कॉन्स्टेंट रखेंगे, ठीक है। और ये इतने प्रोसेस आपको याद रखने हैं, इतने प्रोसेस होने हैं। जब आइडियल गैस इस थ्रॉट से होते हुए इसमें पहुंचेगी तो यहाँ पर टेम्परेचर में कोई चेंज आएगा, टेम्परेचर में कोई चेंज आएगा। इस लॉ को हम कहते हैं जूल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, ठीक है ना। इसे केल्विन भी बोल सकते हैं, पर ये हम लोग जूल थॉमसन इफेक्ट में समझेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये हमारा इतना है, किसी भी आइडियल गैस को अगर हम किसी भी कंटेनर में भर करके उसका हीट एक्सचेंज जीरो कर दें, हीट एक्सचेंज ज़ीरो कर दें और उसे थ्रॉट से जोड़ दें, ठीक है, एक यहाँ पर डिब्बी लगा दें और उस डिब्बी से इसको फ्लो करवाएं, तो हम देखते हैं कि अगर वैक्यूम में गैस जाएगी जहाँ पर कुछ भी नहीं था, ज़ीरो गैस थी, ठीक है, वहाँ पर जब एक गैस जाएगी तो इसका टेम्परेचर कुछ हो जाएगा। कुछ क्या मतलब, क्या हो जाएगा, टेम्परेचर में चेंजेस आएंगे। अब इसी टेम्परेचर का, इसी का यूज़ करके हम लोग पढ़ेंगे जूल थॉमसन इफेक्ट, इसी को यूज़ करके हम लोग पढ़ेंगे जूल थॉमसन इफेक्ट, जूल थॉमसन इफेक्ट, ठीक है। जूल थॉमसन इफेक्ट के लिए हम इसको साफ करते हैं, फिर और दूसरा अपना फिगर बनाते हैं, अच्छा वाला जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो वाला फिगर बनाते हैं। तो जूल थॉमसन इफेक्ट के लिए हमें क्या पढ़ना है, तो जूल थॉमसन इफेक्ट के लिए हमें बनाना पड़ेगा एक बेहतरीन फिगर, उस फिगर से हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा और एक्सप्लेन के साथ में हम लोग उसके बारे में और भी जो चीज़ें होंगी वो डिस्कस करेंगे। तो जूल थॉमसन इफेक्ट कैसे था, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आपके पास में दो प्रेशर है। मान लीजिए एक हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर, ठीक, एक चैम्बर में हाई प्रेशर है और उस हाई प्रेशर से हमें किसी गैस को, ये हमारे पास एक हाई प्रेशर वाला चैम्बर है, ये वाला, ये चैम्बर है हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर इस चैम्बर में है, ठीक है ना। चैम्बर का प्रेशर का वॉल्यूम, प्रेशर है P1 और वॉल्यूम है V1, ठीक है ना। और हमने क्या किया, इसे हमें इस लो प्रेशर वाले, लो प्रेशर चैम्बर, इसका क्या है P2 एंड V2, इसमें हमें इसे भेजना है, ठीक है ना। क्या करना है समझो ध्यान से, इफेक्ट यही है। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने लगाया पोरस प्लग, ठीक है। अब सर कहेंगे सर ये पोरस प्लग क्या वो डिवाइस है, नहीं, कुछ नहीं है। ये रुई देखा है आपने, रेशम देखी है, रुई और रेशम को यहाँ पर हम सेट कर देंगे। जैसे इंसुलेटर नहीं बनाते हैं, जैसे इंसुलेटर, रुई का गद्दा ले लीजिए, रुई के गद्दे को यहाँ पे सेट कर दीजिए और यहाँ पर जो हाई प्रेशर की गैस है उसको इससे पास करवा दीजिए। जैसे ही आप इसको यहाँ से पास करवाएंगे, जैसे यहाँ से गैस बाहर निकलेगी, जैसे यहाँ से गैस बाहर निकलेगी, इस गैस के टेम्परेचर में चेंज आएगा, इस गैस के टेम्परेचर में चेंज आएगा, टेम्परेचर में चेंज आएगा। टेम्परेचर में चेंज दो टाइप का होगा, एक होगा
हीटिंग इफेक्ट, ठीक है, और एक हो जाएगा आपका कूलिंग इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट से दो गैसें दिखाती हैं, हीलियम और हाइड्रोजन। कूलिंग जो इफेक्ट होते हैं वो सारी गैसें दिखाती है, ऑल गैसेस, ऑल गैसेस, ऑल गैसेस, ठीक है। क्लियर हुआ। जब हम किसी भी एक कंटेनर में प्रेजेंट हाई प्रेशर वाली गैस को, आइडियल गैस को किसी एक कंटेनर के हाई प्रेशर वाले चैम्बर से पोरस प्लग की सहायता से, हेल्प से दूसरे चैम्बर में भेजते हैं, जहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो हाई प्रेशर दिया है ये कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट हाई प्रेशर है। यहाँ पर जो लो प्रेशर दिया है ये कांस्टेंट लो प्रेशर है, ठीक है, लो कांस्टेंट प्रेशर है। जैसे ही हम इसको यहाँ पर लेकर के आते हैं इस पोरस प्लग की सहायता से, ये क्या है, पोरस है, पोरस प्लग, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर चेंज होता है। टेम्परेचर चेंज दो टाइप का होता है, एक होता है हीटिंग इफेक्ट जिसमें हीट होगी, एक होगा कूलिंग इफेक्ट, ठीक है ना। इस वाले हीटिंग इफेक्ट में हीलियम और हाइड्रोजन्स आते हैं, ठीक है, बाकी गैसेस में कूलिंग इफेक्ट होता है। मींस अगर हमने यहाँ पर हीलियम लिया है और टेम्परेचर को इस सिस्टम से हमने से गुजारा है तो हम देखते हैं कि ये हीटिंग इफेक्ट देता है, मींस टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है। मान लीजिए अगर आपने हाइड्रोजन को 20 डिग्री सेंटीग्रेड से यहाँ से भेजा है तो यहाँ पर 23 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन। और अगर आपने इसकी जगह पर नियॉन को भेजा है, नियॉन को, तो यहाँ पर ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, चेंज हुआ, ठीक है। अब इसी के बहुत सारे रिजल्ट्स हमें समझने हैं, हीटिंग इफेक्ट कब होगा, कूलिंग इफेक्ट कब होगा, और ये पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट क्या है। तो अब इसकी डिफिनेशन समझ, सही से समझ सुन लीजिए एक बार। जब हम किसी भी आइडियल गैस को हाई कांस्टेंट प्रेशर से किसी एक ट्यूब से, ठीक है ना, जो चैम्बर दिया है उस चैम्बर में हाई प्रेशर, कांस्टेंट हाई प्रेशर दिया हुआ है, उस चैम्बर से पोरस प्लग की हेल्प से उस गैस को उससे पास कराते हैं, ठीक है, उससे हमने पास कराया ऐसे करके। जैसे हम पास कराते हैं जहाँ पर लो प्रेशर है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जब ये आइडियल गैस आती है तो उस आइडियल गैस के टेम्परेचर में चेंजेस आ जाते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम दो गैसेस के लिए, हाइड्रोजन और हीलियम दो गैसेस के लिए ये टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और अदर सारी गैसेस के लिए, अदर ऑल गैसेस के लिए क्या होता है, ये टेम्परेचर डाउन हो जाता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है। जिन गैसेस के लिए टेम्परेचर हाई हो जाता है या टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, वो हीटिंग इफेक्ट गैसेस कहलाती है, या फिर ये कह सकते हैं जूल थॉमसन हीटिंग इफेक्ट कहलाता है। और जिन गैसेस के लिए, ठीक है, टेम्परेचर लो हो जाता है उन्हें कहते हैं जूल थॉमसन कूलिंग इफेक्ट कहते हैं। इतना क्लियर हो गया है। और जिस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से, जिस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से ये एक्सपेरिमेंट डन किया गया है उसे पोरस प्लग कहते हैं। जिस डिवाइस के अंदर ये इफ़ेक्ट देखा गया है, उस इफ़ेक्ट के लिए इसे हम कहते हैं पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट, पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट। ये आपको तीन चीज़ें याद रखनी है। अब इसके रिजल्ट से पहले हम लोग इसका बनाएंगे डायग्राम। रिजल्ट से पहले इसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे। देखिए ये मैंने आपको इसकी क्या बता दिया, प्रिंसिपल बता दिया मान लीजिए, या डिफिनीशन बता दिया, ऐसे समझ लीजिए, डिफिनीशन बता दी मैंने इसकी आपको, ठीक है। कितने टाइप का है शॉर्ट मैंने आपको बता दिया है। पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट किसके लिए था, जूल थॉमसन इफेक्ट के लिए था। जूल थॉमसन इफेक्ट में क्या हो सकता है, एसी एयर कंडीशनर जो हमारे बने हुए हैं इन्हीं की सहायता से बनाए जाते हैं, ठीक है ना। ये कुछ ऐसा बेसिक सा स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाया है। अब इसका जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वो हम लोग बनाते हैं और समझते हैं इसके बारे में, ठीक है ना। तो ये सब नहीं, इतना हटाते पहले, बाद में हटाते जाएंगे और लिखते जाएंगे। तो पोरस प्लग में आपको क्या याद रखना है, पोरस प्लग के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि, क्या याद रखना है कि, सर ये याद रखना है कि आपके लिए कौन कौन सी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। तो जूल थॉमसन इफेक्ट आपको समझ में आ गया है कि जूल थॉमसन इफेक्ट कब होता है, जब हाई कांस्टेंट प्रेशर से किसी एक ट्यूब से दूसरी ट्यूब में पोरस की सहायता से, पोरस की हेल्प से, पोरस प्लग की हेल्प से, पोरस प्लग क्या होते हैं, रुई होता है, रेशम होता है, या फिर कोई भी ऐसे डॉट जिन पर जो आइसोलेटेड हो,
जिन पर हीटिंग इफेक्ट ना हो, जिन पर हीटिंग इफेक्ट ना हो उसे हम पोरस कहते हैं। उसकी हेल्प से अगर हम गैस को इधर से उधर भेजते हैं तो उस गैस के कौन सी गैस के, आइडियल गैस के टेम्परेचर में चेंजेस आएगा। उस चेंजेस की वजह को हम कहते हैं जूल थॉम्सन इफेक्ट। ठीक है, अब मैं बनाता हूँ इसका फिगर जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो हमने बना लिया, पहले तो एक बनाया कंप्रेसर, ये हो गया हमारा कंप्रेसर। इस कंप्रेसर से क्या करेंगे, हम अपना प्रेशर मेंटेन करेंगे, प्रेशर देंगे, जो प्रेशर इसके लिए इम्पोर्टेंट होगा। ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा है कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या करेगा, एक हाई प्रेशर को मेंटेन करेगा। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, कंप्रेसर। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आइडियल गैस। ये क्या है, आइडियल गैस। ठीक है ना, ये वाली। यहाँ से एक नली निकालेंगे। ठीक है, और इस नली को स्पाइरल करके भी ले सकते हैं या ऐसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये हमने कंप्रेसर ले लिया और यहाँ पर हमने बनाया अपना एक टब, जिसके अंदर हमें ये सब सिस्टम रखना है। ये हमारा हो गया टब, ये इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। तो ये हमने इसको ऐसे ले लिया। ठीक है, फिर ऐसे ले लिया, फिर ऐसे ले लिया। यहाँ पर एक गेज लगाएंगे हम, प्रेशर गेज। यहाँ पर हम एक प्रेशर गेज लगाएंगे, प्रेशर गेज। ठीक है ना, प्रेशर गेज लगाएंगे ये, अरे यार। ठीक है, और ऐसे करके ये ऐसे लेके जाएंगे इसको, ये पाइप इक्वल होगी एक समान। ठीक है, और यहाँ पर लगाएंगे हम अपना इंस्ट्रूमेंट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट, अभी देख लीजिए कौन सा लगाते हैं। ये हमने लगा दिया अपना इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे एक टेम्परेचर गेज भी लगाएंगे। ये हमारा इतना हो गया। ठीक है ना, अभी तक इतना बनाया मैंने। फिर यहाँ पर हम एक सेट करेंगे, ये वुडन बॉक्स है। ये क्या है, वुडन बॉक्स। ये हमारा है वुडन बॉक्स। ठीक है, इसको हैच कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं हैच, और साथ में अब इतना हो गया। ठीक है ना, यहाँ पर हम सेट करेंगे अपना पोरस सिस्टम। पोरस सिस्टम मतलब जो पोरस प्लग हमने लगाया था वहाँ पर ना, जो बनाया था हम लोगों ने, वो सिस्टम यहाँ पर सेट करेंगे। ठीक है, ये चाहे तो इसके अंदर भी एक सिस्टम और बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे बना लीजिए, एक और थ्रोट हो जाएगा ऐसे। ठीक है ना, और इसको ऐसे पैक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से ऐसे करके यहाँ पे पोरस हो गया। यहाँ पर कुछ होल करने पड़ेंगे जिससे गैस को हम यहाँ से पास करा सकें। ठीक है ना, यहाँ से गैस निकलेगी ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, ये हमारा इतना सिस्टम हो गया। यहाँ पर एक हम लगाएंगे थर्मामीटर अपना, इससे हम मेज़र करेंगे T1, और यहाँ पर लगाएंगे थर्मामीटर T2, यहाँ से मेज़र करेंगे T2। ठीक है, ये थर्मामीटर है, ये थर्मामीटर है, ये भी थर्मामीटर है हमारा। ठीक है ना, इतना हो गया। यहाँ से प्रेशर मेज़र करेंगे, यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ पे इतना हो जाएगा, इतना क्लियर हो गया। ठीक है ना, यहाँ से हम पोरस हमने लगाया है। ये हमारा क्या है, ये हमारा है पोरस प्लग। पोरस प्लग, ये हमारा पोरस प्लग है। ये क्या है, वुडन बॉक्स है, ये ट्यूब है, और ये क्या है, वाटर बाथ। ये है वाटर बाथ। यहाँ पर सब जगह लिक्विड फील्ड है। अच्छा, ये लिक्विड क्यों फील्ड किया गया है, जिससे ये टेम्परेचर को मेंटेन कर सके और हीट का एक्सचेंज जो होने वाला है वो हीट का एक्सचेंज यहाँ पर ना हो। ठीक है, ये सभी हमने इसके अंदर सेट कर दिया। ये हमारा हो गया। ठीक है ना, इतना। ये यहाँ पर ये फ्री है, यहाँ पर भी फ्री है, इतना सिस्टम। ये हमारा सिस्टम है और कुछ नहीं है। कंप्रेसर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रेशर मेंटेन करेंगे। ठीक है, प्रेशर मेंटेन करेंगे, साथ में इसका एक और फिगर देखिए छोटा सा। इसी फिगर सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी आपको। ठीक है, ये एक हो गया, ये हो गया आपका दूसरा, ये हो गया आपका दूसरा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब बस ये जो आपको समझनी है, कंप्रेसर हो गया, टेम्परेचर में वापस ये हो गया, टेम्परेचर T2 हो गया, ये हमारा T1 टेम्परेचर हो गया, T2 ये हो गया। ये क्या है, थर्मामीटर है, थर्मामीटर। ठीक है,
पोरस हो गया, ये हमने होल किए हैं, यहाँ से ये हीट जाएगा, यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर ये प्रेशर इसके अंदर जाएगा, इससे हमारा ये सिस्टम रेडी हो जाएगा। इतना क्लियर है? अब समझिए, ये वही एक्सप्लेनेशन है जैसा मैंने आपको पहले बताया, वही एक्सप्लेनेशन करना है। हमने क्या किया, यहाँ पर पिस्टन को दबाया, ये पिस्टन रख लो यहाँ पर, पिस्टन 1, यहाँ पर जो आएगा इस पर भी ले लीजिए, पिस्टन बना लीजिए पिस्टन 2, पिस्टन 2, ठीक है ना। कहीं सर यहाँ पर तो पिस्टन दिख ही नहीं रहा है, तो पिस्टन ऐसे बना लीजिए यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है ना। जो इस पर प्रेशर देगी इसके जैसे यहाँ प्रेशर होगा, तो हो गया पिस्टन 1, ये हो गया पिस्टन 2, ठीक है ना। यहाँ पर हम प्रेशर मेंटेन करेंगे। प्रेशर मेंटेन करने से क्या होगा, प्रेशर मेंटेन करने से ये होगा कि यहाँ से प्रेशर होता हुआ और यहाँ पर से ये प्रेशर को कांस्टेंट कर देगा, ठीक है। यहाँ जो सिस्टम ये सब हमारा वाटर बाथ दिया हुआ है, ये इसको प्रेशर को कांस्टेंट कर देगा। कांस्टेंट करने से क्या होगा, आपको मिलेगा कौन सा प्रेशर, आपको मिलेगा यहाँ पर प्रेशर हाई प्रेशर, आपको मिलेगा कांस्टेंट हाई प्रेशर, ठीक है। ये प्रेशर इसमें जाएगा और ये प्रेशर होता हुआ इस वाले सिस्टम से जो पोरस दिया हुआ है इसमें से गैस को आगे बढ़ाएगा। जैसे ही गैस को आगे बढ़ाएगा तो हम यहाँ से इस टेम्परेचर को मेज़र करेंगे, टेम्परेचर T1 को मेज़र करेंगे इस वाले थर्मोमीटर से, और यहाँ से जो गैस निकलेगी, जो गैस एक्सपेंड होगी, एक्सपेंशन होगा, वहाँ से इस वाले टेम्परेचर T2 मेज़र करेंगे, T2 मेज़र करेंगे। दोनों को मेज़र करने के बाद में हम देखेंगे कि जो आपका डेल्टा P है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, डेल्टा T किस पर डिपेंड कर रहा है। डेल्टा T क्या है, चेंज इन टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, ये, ठीक है। ये ऐसा इसमें दिखाया गया। कहेंगे सर इतना एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्यों किया गया, सेटअप इसलिए किया गया जिससे हम समझ सके कि यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए इसको, ये हमारे पास एक है पिस्टन, ठीक है, ये हमारे पास एक पिस्टन है, ये हमारे पास एक पिस्टन है P1, ये इसमें पिस्टन लगा दिया हमने, ठीक है। इसी का दूसरा भाग है ये वाला, ठीक है। और यहाँ तक इसमें आइडियल गैस भरी हुई है, ये आपकी इसमें आइडियल गैस भरी हुई है, और यहाँ पर लगा हुआ है पोरस, यहाँ पर ये सब आपका पोरस भरा हुआ है ये, ठीक है। और यहाँ पे लगा हुआ है पिस्टन 2, यहाँ पे लगा हुआ है पिस्टन 2, पिस्टन 2 लगा हुआ है यहाँ पर, पिस्टन 2, ये है पिस्टन 1, ये है पिस्टन 2, ठीक है। यहाँ पर प्रेशर P1 है, V1 है, तो पिस्टन को P लिखते हैं या P डैश लिखते हैं, ठीक है, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ तक देखो इसमें पोरस भरा हुआ है पूरे तक, यहाँ तक सिस्टम तक, ठीक है, ऐसे करके। तो ये वाला जो है इतना, यहाँ पर जब ये इसको हम थोड़ा सा कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करने के बाद देखो क्या होता है कि जो ये पिस्टन दिया हुआ है, ये पिस्टन इतना एक्सपेंड हो जाता है, कितना, इतना एक्सपेंड हो जाता है, ठीक है। पिस्टन यहाँ पहुँच जाता है अपनी इनिशियल पोजीशन से, अपनी इनिशियल पोजीशन पिस्टन यहाँ पहुँच जाता है, और ये वाला पिस्टन जो है यहाँ पर आ जाता है। थोड़ा सा प्रेशर मेंटेन किया गया हमने, और ये जो पोरस है वो सारा का सारा पोरस यहाँ पर आ जाता है, सारा का सारा पोरस प्लग कहाँ पर आ जाएगा, हमने थोड़ा सा पास बना दिया, थोड़ा दूर बनाएंगे इसको, इतना, ये हो गया हमारा, ये हमारा पिस्टन है, ठीक है। और यहाँ पे सब पोरस है, ये वाला, ये सब पोरस है, और ये प्रेशर P2 है, ये वॉल्यूम V2 है। यहाँ पर इसके पास में कितना वर्क डन था, तो इसके पास वर्क डन था माइनस का P1 V1, यहाँ पर वर्क डन कितना है P2 V2। सर टोटल वर्क डन कितना है, टोटल है W1 प्लस W2, तो कितना हो जाएगा P2 V2 माइनस P1 V1, ये हमारा वर्क डन है फॉर दिस, ये इतना वर्क डन इसमें हो रहा है, ठीक है, ऑन द गैस। अब यहाँ से रिजल्ट्स क्या है, इतना होने के बाद में यहाँ से हमने देखा कि यहाँ पर टेम्परेचर जो डिफरेंस आ रहा था वो प्रेशर डिफरेंस पर टोटली डिपेंड कर रहा था। दो टाइप की गैसेस थी, हीलियम और नियॉन, हीलियम और हाइड्रोजन, जो हीटिंग इफेक्ट शो कर रही थी, बाकी गैसें ऐसे रिप्रेजेंट कर रही थी। एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने पर, एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने पर जो कूलिंग इफेक्ट था वो सभी गैसेस के लिए हीटिंग इफेक्ट में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है, एक फिक्स टेम्परेचर के लिए। तो वो फिक्स टेम्परेचर हमने लिया टी टेम्परेचर के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर सभी गैसेस के लिए जो कूलिंग इफेक्ट था वो हीटिंग इफेक्ट में कन्वर्ट हो रहा था, उससे हम कहते हैं, इस टी आई को कहते हैं हम, इस टी आई को कहते हैं, क्या कहते हैं, टी आई को कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन, टेम्परेचर इन्वर्जन,
इन्वर्जन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कितने पर है? एक बेसिक टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर को क्या कहते हैं? ये वाली कंडीशन क्या बनाएगी? ये वाली कंडीशन बनाएगी, क्या लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ, टी इज इक्वल टू आएगा हीटिंग इफेक्ट, और टी आई लेस देन टी इज इक्वल टू कूलिंग इफेक्ट, ठीक है। ये इतने इफेक्ट हमें इस पोरस प्लस एक्सपेरिमेंट से मिलेंगे, जो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं यहाँ पर, ठीक है ना। फिर समझ लीजिए कौन सा क्या हो रहा है। ये आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, इस सेटअप में आपने ये सब देख लिया है। यहाँ पर वर्क डन आपका इतना होगा। और हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये रह गई है, मैंने बताया बोले आपको भूल गया हूँ आपको, यहाँ पर एंथैल्पी चेंज नहीं होगा, ठीक है, और डी क्यू कॉन्स्टेंट रहेगा। डी क्यू मीन्स हीट एक्सचेंज कॉन्स्टेंट रहेगा, एंथैल्पी चेंज भी कांस्टेंट रहेगा, ये भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। और ये एक्सपेरिमेंट क्या कहेगा, ये इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करती है, आपको इतना याद रखना है। तो अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे का मतलब ये है कि हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, अपना प्यार देते रहें। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। उस इक्वेशन से ही आपको ये मालूम चलेगा कि इस इक्वेशन के आने से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी। जैसे कि अगर हम बॉइलिंग पॉइंट को प्रेशर के साथ रिलेट करके देखें तो प्रेशर इंक्रीज़ होने पर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाता है ना। प्रेशर इंक्रीज़ होने पर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाता है। प्रेशर इंक्रीज़ होने पर मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ हो जाता है और डिक्रीज़ भी हो जाता है। उन्होंने ये बताया कि जो सब्सटेंस हीट देने पर एक्सपैंड होते हैं, फैलते हैं, उनके लिए मेल्टिंग पॉइंट प्रेशर इंक्रीज़ करने पर हाई हो जाएगा, और जो सब्सटेंस हीट देने पर कंप्रेस्ड होते हैं उनके लिए मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये इनके एप्लीकेशंस भी हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ में आपको फॉर्मूला पता ही होगा, dp अपॉन dt इज इक्वल टू L/T v2 - v1। ये इनका बेहतरीन फार्मूला है जो हम लोग ड्राइव करेंगे और इसके एक्सप्रेशन के बारे में समझेंगे। इसमें क्या क्या दिया है, कैसे क्या होगा, ये चीज़ों को क्लियर करते हुए हम लोगों को ये भी समझना है कि क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन जो है वो लेटेंट हीट के लिए ही क्यों बनाई गई। तो जो इक्वेशन में सब्सटेंस लिया गया है उसको हमने पर यूनिट ले लिया है, पर यूनिट मास के लिए हम यहाँ ड्राइव कर रहे हैं। और साथ में ये भी देखेंगे कि क्या ये कार्नोट इंजन से रिलेटेड है कि नहीं है। अगर रिलेटेड है तो किस हिसाब से रिलेटेड है और हमें क्या लिखना है। क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं, यहीं से बनेंगे कि क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन को समझाइए या इसका जो इक्वेशन है वो ड्राइव करिए, बस और कुछ नहीं बनेगा। या इसके दो एप्लीकेशन जो मैंने आपको पहले बताया कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होगा अगर प्रेशर इंक्रीज़ कर दिया जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ होगा अगर प्रेशर इंक्रीज़ किया जाएगा, बट उन सब्सटेंस के लिए जो मेल्टिंग, जिनके जो पिघलने पर, मेल्ट होने पर एक्सपैंड होते हैं, और जो कंप्रेस्ड होंगे उनके लिए मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज़ हो जाएगा प्रेशर इंक्रीज़ करने पर। ये कुछ बेसिक रूल है, मैं बाद में बता दूंगा आपको, फिर भी समझिए। तो आपके पास में एक मटेरियल है जिसके पास में एक मटेरियल है, ठीक है, या सब्सटेंस है जिसका मास है 1 kg, ठीक है, 1 kg है, पर यूनिट ले लिया है, ठीक है, 1 kg है, और उसको हम दो डिफरेंट फेज पे चेक कर रहे हैं, तो डिफरेंट टेम्परेचर पर चेक करेंगे। पहला टेम्परेचर होगा T, दूसरा टेम्परेचर थोड़ा सा कम टेम्परेचर होगा। मान लीजिए एक टेम्परेचर हमने ले लिया है 10 डिग्री, दूसरा ले लिया है हमने 10.9.98 पर, ठीक है ना। बहुत थोड़ा सा चेंज किया हमने, जब बहुत थोड़ा सा चेंज किया है तो दो टेम्परेचर हमारे पास हो गए। तो दो टेम्परेचर जब हमारे पास हैं तो शुरुआत में इनिशियल कंडीशन में जो हमारे पास सब्सटेंस है वो लिक्विड कंडीशन में है। शुरुआत में जो हमारे पास मटेरियल है वो लिक्विड कंडीशन में है, ठीक है। फिर जब हम उस पर थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं तो हम देखते हैं कि वो लिक्विड प्लस वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड प्लस वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ में उसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए हम प्रेशर को थोड़ा सा और इंक्रीज करके देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि वो मटेरियल जो हमारे पास दिया हुआ है वो टोटल वेपर में कन्वर्ट हो चुका है, इसमें जो फेज़ डिफरेंस आ रहा है, जो फेज़ में चेंज आ रहा है और चेंज आने के साथ में जो चीज़ें बन रही हैं उसको हमें समझना है। तो हमारे पास एक बेहतरीन सा ग्राफ है, उस ग्राफ को हमें समझना है। तो हमारे पास P और V का एक ग्राफ है, इस PV के ग्राफ से ही हमें सारी चीज़ों को क्लियर समझना है, ठीक है ना, क्योंकि ये ग्राफ के बिना काम नहीं चलने वाला हमारा।
इस ग्राफ के बिना काम नहीं चलने वाला। ठीक है, ये पीवी का ग्राफ है। हमारे पास दो मटेरियल है, मीन्स दो टेम्परेचर है। टेम्परेचर T1 पर अभी जो ये हमारा ग्राफ बन रहा है, ये प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगी एक्सेस, और ये वॉल्यूम को। अभी जो हमारे पास मटेरियल दिया हुआ है वो लिक्विड फॉर्म में है, तो यहाँ से यहाँ तक, इस वाले पॉइंट से A से B तक ये मटेरियल लिक्विड फॉर्म में है। फिर ये इस B से लेकर के C तक, B से लेकर के C तक ये वेपर में भी है और लिक्विड में भी है। तो यहाँ से यहाँ तक ये लिक्विड फॉर्म है, यहाँ से यहाँ तक वेपर प्लस लिक्विड फॉर्म है। और साथ में अब जो ये आएगा तो ये हमारा आ गया है D तक टोटल वेपर। तो अगर हमने प्रेशर को मैक्सिमम मान लिया है तो प्रेशर कम करने पर ऐसा एक्शन हो रहा है। ठीक है ना, कहेंगे सर वेरी गुड इतना हो रहा है। तो हमने कहा सर ये वाला जो प्रेशर है वो प्रेशर है सर इतना, कितना P, और यहाँ पर जो वॉल्यूम आ रहा है वो वॉल्यूम है V1, ये हमारा वॉल्यूम है। और ये वाला जो वॉल्यूम आ रहा है ये वाला वॉल्यूम है V2। ठीक है, इसी की रिस्पेक्ट में एक कम टेम्परेचर पे, थोड़ा सा कम टेम्परेचर पे देखो, थोड़ा सा ग्राफ से ही बनाना पड़ेगा। ये D पॉइंट है और ये टेम्परेचर है यहाँ पर T। ये जो हमने लिया है ये हमारा ABCD, ये हमारा हो जाएगा क्या X। इसको लेने क्या हम लोग ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं X, ये हो जाएगा हमारा X डैश, और ये यहाँ से ऐसे जाएगा। ठीक है, यहाँ तक, और ये कुछ ऐसे हो जाएगा X डैश, X डबल डैश, और ये X ट्रिपल डैश। ठीक है ना, ये हमारा दूसरा ग्राफ है। इसका टेम्परेचर क्या है, इसका टेम्परेचर है T माइनस का DT, T माइनस का DT, T माइनस DT टेम्परेचर के साथ में ये चेंज हो रहा है। यहाँ पर DT क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पर अगर हमने T10 लिया है तो ये हो जाएगा हमारा 9.8। ठीक है ना, जो ये पहला वाला ग्राफ है ABCD, ये कैसा है, और X डैश, X डबल डैश और X ट्रिपल डैश ये कैसा है, ये दोनों के दोनों कैसे है, आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल है। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस हो रही है यहाँ पर। आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचें तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ से B से लेकर के C तक फेस चेंज हो रहा है, और X डैश से लेके X डबल तक फेस चेंज हो रहा है। पहले इसको थोड़ा ग्राफ से भी समझ सकते हैं कि हमारे पास पहले एक लिक्विड था, इसमें ये प्रेशर को हमने कम किया। अब प्रेशर जो हमने कम किया है वो प्रेशर कम, डिफरेंस कितना है, इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट पे। इस वाले पॉइंट पे प्रेशर है P, इस वाले पॉइंट पर है प्रेशर P माइनस DP, और यहाँ पर जो डिफरेंस आया है वो कितना है, ये प्रेशर डिफरेंस है DP। ठीक है, पहले यहाँ तक लिक्विड फिल था, फिर दूसरे फेज़ में, ये फेज़ कौन सा है, AB वाला फेज़ है, और यहाँ उसके बाद में क्या हुआ, ये वाला फेज़ में आधा लिक्विड बचा, मीन्स हाफ लिक्विड है और हाफ वेपर है। तीसरी स्टेज में क्या हुआ है, फुल वेपर है। ये 3 स्टेज हुई है। ठीक है ना, कब हुआ है, प्रेशर कम होने पे, प्रेशर को डिक्रीज करने पे ऐसा एक्शन हुआ है। तो DP प्रेशर को चेंज करने पर ऐसा एक्शन आया है। तो अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं तो इस C वाले से लेकर के इस X डैश वाले को अगर हम पॉइंट को ऐसे मिला दें और यहाँ पर ये ऐसे मिला दें, तो आपको कुछ समझ में आ रहा है, कोई कुछ फिगर दिख रहा है। अगर हम इसको मान लें E, इसको मान लें F, तो ये वाला ग्राफ ज़रा देखिए ध्यान से, ये कार्नोट साइकिल रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर ये कार्नोट साइकिल है तो इसमें एक वर्क डन हो रहा होगा, आपको दिख रहा होगा। अगर इसमें वर्क डन हो रहा है तो वर्क डन के लिए इफ़िशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है, होता है 1 माइनस T2 माइनस T1, एक ये फॉर्मूला होता है। इफ़िशियंसी का एक फॉर्मूला होता है W बाई Q1 क्या है, हीट ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है ना, हीट ऑब्जर्व कर रहा है। W1 क्या है, W क्या है यहाँ पर, W इस सर्किल में BCFEB में, BCFEB में जितना वर्क डन हो रहा है वो वर्क डन कितना है। देखो वर्क डन हो रहा है इसमें, इस वाले पैरेललोग्राम का हमें निकालना है एरिया। एरिया निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, कितनी हाइट है इसकी, DP हाइट है, कितना चेंज हो रहा है, V2 और V1 चेंज हो रहा है,
V2 माइनस V1, ये हो गया। ये इसका वर्क डन रिप्रेजेंट करेगा, तो हमारे पास ईटा इज इक्वल टू आ जाएगा, एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी इसकी, आ जाएगी DP V2 माइनस V1। अब इसकी हीट कितनी है, तो हम जानते हैं सर हीट का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम जानते हैं हीट इज इक्वल टू होता है ML, लेटेंट हीट ऑफ, ठीक है ना। M कितना है सर 1 है, तो ये कितना हो जाएगा L, तो यहाँ पर जब ये फॉर्मूला रखेंगे N अपॉन ये हो जाएगा हमारा L, ये हमारी होगी क्वेश्चन नंबर 1। अब बाकी चीज़ें जो यहाँ पे दी है उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें जो बाकी चीज़ें दी हैं उनको हम साफ कर रहे हैं क्योंकि इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। बस हमारा क्वेश्चन आने वाला है, सारी चीज़ें हो गई हैं हमारी यादें, ये हमारा इतना हो गया सर, कहेंगे ओके। तो कार्नोट साइकिल में ये हमारे पास इतना एक्शन होगा और इतना एक्शन हमें पता होना चाहिए किस हिसाब से हो रहा है। अगर हमें ये पता चल गया तो हम आसानी से चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारी हो गई इक्वेशन। अब आगे चलिए, तो ये हमारी क्वेश्चन हो गई 1। अब कार्नोट साइकिल में हमें पता है कि एफिशिएंसी अगर 2 टेम्परेचर दिए हुए हैं, ये वाला टेम्परेचर कितना है T है, ये टेम्परेचर कितना है T माइनस DT है, तो यहाँ पर हम जानते हैं एफिशिएंसी N इज इक्वल टू ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस D माइनस DT, ठीक है, अपॉन लोअर टेम्परेचर अपॉन हायर टेम्परेचर कितना है T है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा T माइनस T प्लस का DT अपॉन का T, ये टी कटेगा, यहाँ आ गया ईटा इज इक्वल टू दिस। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे सेट करेंगे तो हो जाएगा DT अपॉन T इज इक्वल टू, यहाँ लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 DT इज इक्वल टू DP V2 माइनस का V1 अपॉन L, ये तो आएगा ना। अब ये DP दिया है, इसको धर लेके जाओ, इसको धर लेके जाओ, कितना हो जाएगा DP अपॉन DT अपॉन DT इज इक्वल टू L अपॉन T V2 माइनस का V1। यही इक्वेशन आपको प्रूफ करनी है फॉर क्लासियस क्लैपिरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन के 2 एप्लीकेशन हैं, एप्लीकेशन, ठीक है ना। एप्लीकेशन 1 किसके लिए है, बॉइलिंग पॉइंट के लिए है, और दूसरा एप्लीकेशन है मेल्टिंग पॉइंट के लिए, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट में 2 कंडीशंस हैं, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट में 2 कंडीशंस हैं, दिख रहा है आपको, मैं देख लेता हूँ एक बार, दिख रहा है आपको। मेल्टिंग पॉइंट में 2 कंडीशंस हैं, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट में 1 कंडीशन है। ये इक्वेशन बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको बता दी, ठीक है ना। कुछ नहीं समझने के लिए यहाँ पर आपने इस तरह से इसको डिज़ाइन कर लीजिए कि आपको समझ में बहुत ही इजी तरीके से आ जाए। ये कंडीशन 2 टाइप की है। अगर आपके पास में प्रेशर दिया हुआ है और प्रेशर को आप इंक्रीज़ कर रहे हैं तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाएगा। इसमें है जब एक्सपेंशन होगा किसी भी सब्सटेंस में तब, और जब कंप्रेशन होगा तब। जब प्रेशर एक्सपेंशन होगा तो प्रेशर को इंक्रीज़ करने पर मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाएगा, और जब कंप्रेशन होगा तो प्रेशर को इंक्रीज़ करने पर मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज़ हो जाएगा। ये आपको इतनी चीज़ें इसमें याद रखनी है, इसके 2 एप्लीकेशन शॉर्ट में। अगर प्रेशर के बारे में सोचें, यहाँ पर जहाँ पर प्रेशर प्रेशर को इंक्रीज़ करने पर मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू निगेटिव आएगी। जहाँ पर ये पॉजिटिव आएगा वहाँ पर ये वाली वैल्यू में बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाएगा। इतना ठीक है। ये वाला जो साइकिल दिया हुआ है, ये वाला पूरा का पूरा कार्नोट साइकिल है, ठीक है। ये इतना हमारा प्रेशर डिफरेंस है, और साथ में ये भी याद रखिए आप कि जो हमने यहाँ पर एरिया निकाला, हो सकता है आपके दिमाग में थोड़ा सा खनक रहा हो, तो ये समझ लीजिए कि जो हमारा पैरेललोग्राम होता है, उस पैरेललोग्राम में हम कैसे इसमें से एरिया फाइंड करते हैं। तो हमने यहाँ पर ये वाली साइड निकाल ली, ये वाली साइड कितनी है हमारे पास DP है, ठीक है, और यहाँ से ये वाला वॉल्यूम और ये वाला वॉल्यूम फाइंड कर लिया, ठीक है ना। तो V2 माइनस V1 हो गया और इंटू DP कर दिया, ये हमारा एरिया हो गया, और एरिया इसका रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, वर्क डन को। तो वर्क डन में हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दी, और हम जानते हैं वर्क डन कितना होता है,
Q1 माइनस Q2 होता है, ठीक है। और हम साथ में ये भी जानते हैं कि Q1 अपॉन Q2, Q1 इज इक्वल टू होता है हमारा कितना, 1 माइनस टी माइनस डी टी अपॉन टी। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा डी टी अपॉन टी, और इसको सॉल्व करेंगे आएगा 1 माइनस यहाँ पर एक वैल्यू और आएगी, अच्छा अपॉन, सॉरी ये करना है टी, ठीक है ना, हाँ सही तो था। तो 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू 1 माइनस डी टी अपॉन टी। तो यहाँ से आता Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू डी टी अपॉन टी, ये हमारा आ गया इतना, ठीक है। एप्लीकेशन ही समझना है आपको, इम्पोर्टेंट तरीके से एप्लीकेशन से ही क्वेश्चंस बनेंगे अगर बनने होंगे तो। यहाँ पर सिर्फ 2 क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। पहला क्वेश्चन ये याद रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट कैसे इंक्रीज़ होगा, और साथ में बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीज़ होने से जो मैंने फार्मूला यहाँ पे एक लिखा हुआ है L इंटू दिस, इस फार्मूले में कभी कभी ये भी बोल देगा कि इसकी जगह पर ये आ जाएगा J इंटू एल बाई टी V2 माइनस V1। कभी कभी आपको ये फार्मूला भी ड्राइव करना होगा, क्यों, हम जानते हैं W इज इक्वल टू जे क्यू होता है, ठीक है, J इंटू क्यू, J इंटू क्यू इज इक्वल टू M इंटू एल, M की वैल्यू N, तो J इंटू एल हो जाएगा यहाँ पर। तो आपको ये वाले भी फॉर्मूले ऐसे याद रखने हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अब हम लोग प्रोड्यूस करेंगे लो टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर प्रोड्यूस कैसे किया जा सकता है ये बताइए सबसे पहले। तो अभी तक जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए थे उसमें हम लोग जितने भी लो टेम्परेचर देखते हैं, तो लो टेम्परेचर कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको पता होगा जो बेसिक तरीका है वो है कि आपको लो टेम्परेचर बनाना, तो कैसे बनाएंगे, तो कहेंगे सर आइस से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जा सकता है, ओके, पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जा सकता है, उससे भी कम टेम्परेचर बनाना है, उससे भी कम टेम्परेचर बनाना है, कितना, 0 केल्विन हमें बनाना है, और उस 0 केल्विन टेम्परेचर को मेज़र करना है। तो मेज़र कैसे करेंगे, तो मेज़र करने के लिए और उसे प्रोड्यूस करने के लिए कई तरीके हैं। एक तरीका है लिक्विफिकेशन, एक तरीका है एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन, और एक तरीका है मेल्टिंग करना, ठीक है, मेल्टिंग करना। मेल्टिंग मतलब, मेल्टिंग नहीं, मिक्स करना बोल सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, मिक्स कर दीजिए। जैसे आपके पास में कोई मटेरियल है, उस मटेरियल को उसी मटेरियल मिक्स कर दीजिए तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किस पे, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग आइस प्लस KOH पे, आइस प्लस KOH, ठीक है। इससे कितना टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा, इससे कितना टेम्परेचर हम मेज़र कर सकते हैं, -65 डिग्री सेंटीग्रेड तक इस मिक्सचर का यूज़ करके इतना टेम्परेचर प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है, ऑब्टेन किया जा सकता है। फिर आता है सर -65 डिग्री से कम करना है तो क्या करेंगे, तो अगर हमें -65 से बिलो टेम्परेचर चाहिए, बिलो टेम्परेचर चाहिए, है ना, तो हम क्या करेंगे, गैसेस का लिक्विफिकेशन करेंगे, लिक्विफिकेशन, गैसेस का लिक्विफिकेशन करेंगे तो हमें 65 से टेम्परेचर कम मिलेगा। सर कितना कम मिलेगा, तो सर हमें टेम्परेचर मिलेगा समथिंग 234 अप्रॉक्सीमेट 234 डिग्री सेंटीग्रेड नेगेटिव में, ठीक है। अब आता है कि सर और भी टेम्परेचर कम चाहिए, तो सर कितना चाहिए, अराउंड हमें चाहिए 1 केल्विन अप्रॉक्सीमेट। अगर 1 केल्विन चाहिए तो हम लेते हैं हीलियम का एक आइसोटोप आता है, हीलियम आइसोटोप होता है He3, हीलियम का एक आइसोटोप होता है He3। इस आइसोटोप का यूज़ करके हम 1K तक टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं या ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है कि सर हमें इससे भी कम चाहिए, तो हम इससे भी कम टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए लेकर के आते हैं एडियाबैटिक मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। तो एडियाबैटिक मैग्नेटाइजेशन में क्या होता है, इसमें कितना टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जा सकता है, मतलब कितना डिक्रीज़ कर सकते हैं। देखिए टेम्परेचर राइज तो हम इन्फिनिटी तक कर सकते हैं, पर डाउन हम 0 केल्विन तक कर सकते हैं। अभी तक 0 केल्विन की कोई भी चीज़ हमें नहीं मिली, ठीक है। तो एडियाबैटिक मैग्नेटाइजेशन में भी हम 10⁻⁻4 से लेके 10⁻⁻5 केल्विन टेम्परेचर ही पा सकते हैं, या फिर हमें ऑब्टेन हो सकता है,
ठीक है, इतना टेम्परेचर हम इसमें फाइंड कर सकते हैं। इतना टेम्परेचर हो गया है तो हम इन टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए कौन कौन से डिवाइस यूज़ करते हैं, तो सिंपल तरीके से याद रखिए, थर्मोमीटर यूज़ करते हैं, ठीक है, गैस थर्मामीटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस थर्मामीटर यूज़ करते हैं। देखिए इनकी वैल्यू मत याद रखिएगा, क्योंकि इनकी वैल्यू आपके क्वेश्चंस में नहीं आ सकती कि कहाँ से कहाँ तक आप कितने टेम्परेचर तक मेज़र करते हैं। आप याद रखिए कौन कौन से टेम्परेचर होते हैं, ठीक है ना। लिक्विड थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर हो गया आपका, ठीक है, और ये हो गया, एक हो गया मैग्नेटो थर्मामीटर हो गया आपका, ठीक है ना। और कौन सा है, और हो जाएगा कपल्ड के थर्मो लिख लो, कपल्ड थर्मामीटर, ठीक है, कपल्ड थर्मामीटर हो गया आपका एक। इतने ही बहुत है मेरे हिसाब से, इतने जो ये थर्मोमीटर दिए इनसे हम ये सब टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं। अब आता है सर डीमैग्नेटाइजेशन क्या होता है, डीमैग्नेटाइजेशन भैया, डीमैग्नेटाइजेशन, ठीक है ना। इस प्रोसेस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं भैया। तो इस प्रोसेस के बारे में पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि इसके बारे में जो डिटेल वीडियोस हैं, जो डिटेल चीज़ें हैं, उन्हें ना समझते हुए हम लोग हल्का हल्का पढ़ेंगे इसके बारे में। यहाँ से क्वेश्चन अगर आएगा तो शॉर्ट वाला क्वेश्चन बनेगा, ज़्यादा क्वेश्चन लंबा बनने के चांसेस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि डीमैग्नेटाइजेशन क्या होता है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर डीमैग्नेटाइजेशन एक्चुअल में क्या प्रोसेस है, तो प्रोसेस ऐसा है कुछ कि अगर आपके पास कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, उसको हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, कहने से रख दिया भैया। जैसे हम उसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके जो एटम होते हैं और एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो टाइनी मैग्नेट की तरह काम करते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होने लगते हैं। और जैसे ही हम वो मैग्नेटिक फील्ड हटा लेते हैं, वैसे ही वो जो अपनी पुरानी शेप में आना चाहते हैं, जब वो अपनी पुरानी शेप में आएंगे तो अपनी इंटरनल एनर्जी का यूज़ करेंगे। जैसे ही वो अपनी इंटरनल एनर्जी का यूज़ करेंगे, वैसे ही टेम्परेचर क्या होने लगेगा, डाउन होने लगेगा या फॉल होने लगेगा। इस फेनोमेना को यूज़ करके ही हम सभी मटेरियल्स को 10⁻⁻4 से लेकर 10⁻⁵ टेम्परेचर तक, मीन्स केल्विन तक डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आया मतलब कुछ। तो ये हुआ एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन। कहेंगे सर एडियाबैटिक क्यों बोल रहे हैं, इसमें तो हीट का एक्सचेंज हुआ नहीं मेरे लाल, हीट का एक्सचेंज ही तो हो नहीं रहा है इसमें। भाई हमने एक मटेरियल लिया, उस मटेरियल को हमने किसी एक सिस्टम के अंदर रख दिया। देखिए अगर हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम लोग सिर्फ छोटी छोटी बातों को समझेंगे और एक्सप्लेनेशन समझेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में डिटेल चीज़ें समझी जाएँ तो आप ये भी याद रखिए कि इसके बारे में ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है कि आप इस छोटे टॉपिक को छोटे से पढ़ लें। तो एडियाबैटिक जो डीमैग्नेटाइजेशन होता है उसमें हम एक मटेरियल को, वैसे हम गैलोडियम सल्फेट लेते हैं, गैलोडियम सल्फेट मटेरियल लेते हैं, एक सॉल्ट होता है वो। उस सॉल्ट को एक बीकर के अंदर रखते हैं जिसमें हम लिक्विड हीलियम, लिक्विड हाइड्रोजन, ये दोनों मिक्स करके रख देते हैं और उसके अंदर हाई, मतलब एक्सटर्नल सोर्स से हम उसमें हाई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। हाई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद में उसके अंदर जो भी पार्टिकल होंगे वो सभी पार्टिकल कैसे हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड के। जैसे ही अलाइन हो जाएंगे वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को हटा लेंगे। हटाने के बाद में जो उसके पास में एनर्जी आ चुकी है जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर राइज हुआ था, वो मैग्नेटिक फील्ड हटने की वजह से अपनी पुरानी कंडीशन में जाने की कोशिश करेंगे और जिसकी वजह से वो अपनी इंटरनल एनर्जी का यूज़ करेगा। हीट का एक्सचेंज तो होगा नहीं। अगर हीट का एक्सचेंज नहीं होगा इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से उसके टेम्परेचर को डाउन होना पड़ेगा या डाउन होने लगेगा। इस डाउन वाले टेम्परेचर के फेनोमेना को हम यूज़ करेंगे और फाइनली अपने टेम्परेचर को ऑब्टेन कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये आपका हो गया, इसमें हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। ये आपका हो गया एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन, ठीक है ना। इसमें चाहो तो आप थोड़ा सा फिगर भी देख सकते हो। मैं थोड़ा सा फिगर बनाने की कोशिश करता हूँ आपको थोड़ा सा याद दिलाने के लिए कि मान लीजिए आपके पास में ये दिया है गैलोडियम
गैलोडियम सल्फेट दिया हुआ है, ठीक है ना। ये इस सल्फेट को हमने एक बीकर के अंदर रख दिया, ठीक है ना, और इस बीकर के अंदर, ठीक है, इस बीकर के अंदर हमने एक सिस्टम सेट कर दिया है, और इस बीकर के अंदर हमने एक और बीकर सेट किया, और इसके अंदर एक और सेट कर दिया ऐसे करके। ये एक बीकर में क्या है, यहाँ पर है लिक्विड हीलियम, एक में है लिक्विड हाइड्रोजन। लिक्विड हीलियम और हाइड्रोजन कौन सी क्वालिटी रिप्रेजेंट करते हैं, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हमने इसको सेट कर दिया है, और यहाँ पर हम लगा देंगे हाई मैग्नेट N, और यहाँ लगा देंगे S, यहाँ लगा देंगे S लगा देंगे, ठीक है ना। इसका फिगर कुछ डिफरेंट टाइप का दिया, मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया है, मैं तो छोटा सा बनाऊँ तो ऐसे बना सकता हूँ इसको, क्योंकि हमने यहाँ पे मटेरियल रखा ना, इसलिए, क्योंकि मुझे एटम बनाना ना, तो मैंने शुरुआत में इसको देखा तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल इधर था, ठीक है, पर जब इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई करी तो हम इसका ये ऐसे हो गया डाइपोल मोमेंट सभी का, ठीक है, जिसकी वजह से टेम्परेचर राइज हो गया, ठीक है। जब हमने इस वाले N को हटा दिया, मीन्स इसको एक्सटर्नल इसको ऑफ कर दिया, तो ऑफ करने पर इसकी इंटरनल एनर्जी ने, इसका शेप ऐसे था पहले और ये ऐसे घूम गया है ना, इस डायरेक्शन में आ गया। जैसे ही हमें हटाएंगे वैसे ही क्या होगा, ये अपनी पुरानी स्टेज पे आना चाहेगा और टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेगा। जब टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेगा तो इसी टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते करते इतना पहुंच जाएगा 10⁻⁻⁴ से लेकर के 10⁻⁵ केल्विन तक पहुंच जाएगा। और देखो अभी भी हम लोग 0 केल्विन टेम्परेचर जो सोचते हैं वो अभी तक हमें नहीं मिल पाया है, अभी तक हमें नहीं मिल पाया है। तो ये आपका हो गया एडियाबेटिक। एक ऐसी यूनिक थ्योरी आना बहुत ज़रूरी था जिसे हम कहते हैं काइनेटिक गैस थ्योरी। तो काइनेटिक गैस थ्योरी, जैसा कि इसका नाम है, ये गैस के बिहेवियर को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप ये सपोज कर लीजिए कि किसी भी गैस कंटेनर के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं गैस के। उन गैस पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, तो बहुत ही स्ट्रक्चरल फाइन यूनिट्स होते हैं जिन्हें हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है ना। स्ट्रक्चरल फाइन यूनिट्स, छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं, उनसे गैस बनी होती है। कंपैरिजन में कि गैस की जो टोटल वॉल्यूम होता है उसके कंपैरिजन में जो छोटा सा पार्टिकल होता है उसका वॉल्यूम बिल्कुल नथिंग होता है, नेग्लिजिबल होता है, मीन्स वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, ऐसा भी कह सकते हैं। जितने भी ये इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सभी इलास्टिक होते हैं, वो सभी कैसे होते हैं, इलास्टिक होते हैं। साथ में ये अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज़ नहीं करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनके पास में काइनेटिक एनर्जी होती है। पहले एक बार थोड़ा सा रिकैप में सुन लीजिए, मतलब रिकैप बोल रहा हूँ, पहले सुन लीजिए फिर मैं इसको सही से एक्सप्लेन करता हूँ। फिर और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब ये मॉलिक्यूल्स आपस में लगातार रैंडम मोशन करते रहते हैं, जैसे ही ये रैंडम मोशन स्टार्ट करते हैं इनके पास में काइनेटिक एनर्जी होती है, जो काइनेटिक एनर्जी इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर होती रहती है। ये काइनेटिक एनर्जी लगातार चेंज होती रहती है। किसके फॉर्म में, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती रहती है। मीन्स चेंज होने का मतलब ये नहीं कम ज़्यादा हो रही है, मीन्स एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स के पास में ट्रांसफ़र हो जाती है, बट एनर्जी लॉस नहीं होता इसमें, काइनेटिक एनर्जी लूज़ नहीं होती इसमें, ये भी आपको याद रखना है। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि जब ये रैंडम मोशन करते हैं, कौन से, टाइनी मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो ये लगातार रैंडम मोशन करते हुए आपस में भी टकराते हैं और वेसल के वॉल से भी टकराते हैं। जैसे कि आप सोचिए आपके पास में एक छोटा सा बॉल हो और वो छोटे से कई बॉल हो जो बहुत ही जंप करते हैं, बॉल्स होते हैं छोटे छोटे से, आप वो लेकर के आइए कम से कम 50 तक, और उन्हें ऐसे जंप कर दी, छोड़ दीजिए ऐसे करके, देखिए सारे बॉल आपस में टकरा टकरा के लड़ने लगेंगे ऐसे करके, है ना। तो ऐसे गैस का बिहेवियर काम करता है। साथ में होता है कि सर ये काइनेटिक एनर्जी अगर इनके पास होती तो होती कितनी है, हाफ के टी ये काइनेटिक एनर्जी होती है। ये होती है एवरेज काइनेटिक एनर्जी सभी पार्टिकल्स के पास में। फिर आता है सर और क्या क्वालिटीज़ हैं, टोटल 6 प्रॉपर्टीज़ हैं इनके पास में। तो 6 प्रॉपर्टीज़ में लास्ट प्रॉपर्टी है कि इनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जिनके पास में मास होता है, वो मास के ऊपर ग्रेविटी का फोर्स नेग्लिजिबल होता है। तो एक एक करके सारे पॉइंट्स को लिख लेते हैं, सही से आप लिख लीजिए जिससे आपको समझ में आए कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहला पॉइंट आपका ये है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो हमारे पास गैस का बिहेवियर समझने के लिए जो हमने सोचा है, एज्यूम किया है कि गैस कैसा होता है, एक
टाइनी पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। उन टाइनी पार्टिकल्स को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल फाइन यूनिट। ठीक है, इन्हें हम कह सकते हैं स्मॉल यूनिट भी कह सकते हैं, स्मॉल स्ट्रक्चरल यूनिट भी बोल सकते हैं, जिन्हें हम फाइनली मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो कई टर्म्स हैं, उन टर्म्स को समझ लेते हैं कि जो हमारे गैस होते हैं, जो हमारा गैस होता है, वो गैस का जो बिहेवियर होता है वो कैसा होता है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में होता है। उन छोटे पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं स्मॉल स्ट्रक्चरल यूनिट्स कहते हैं। इन यूनिट का नाम क्या है, मॉलिक्यूल्स। इन यूनिट्स का नाम क्या है, मॉलिक्यूल्स। इन यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है ना, पहला ये है आपका। ठीक है, और इसमें ये भी याद रखना है कि मान लीजिए इस कंटेनर में ये इतने बहुत सारे गैस के पार्टिकल्स हैं, मींस मॉलिक्यूल्स हैं। इन मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होगा, मान लीजिए इस पूरे गैस चैम्बर का वॉल्यूम 10⁻28 है, 10⁻28 है, और एक जो पार्टिकल है, जो मॉलिक्यूल्स है, उसका वॉल्यूम है 10⁻³ तो इस वाले वॉल्यूम से इस वाले वॉल्यूम का कंपैरिजन करने पर हमें समझ में आता है कि ये वाले पार्टिकल का वॉल्यूम कितना है, अप्रॉक्स 0 है। अप्रॉक्स कितना है, 0 है। तो ये भी एक छोटा सा थ्योरी है, आपको याद रखनी। दूसरे में आते हैं कि जो इसके अंदर गैस चैम्बर के अंदर जो गैस का बिहेवियर होता है, उसके अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसा मोशन करते हैं। तो ये मोशन करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। कैसा मोशन करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। ठीक है, रैंडम मोशन करते हुए करते क्या हैं, ये कोलाइड करते हैं एक दूसरे से में, कोलिजन्स होता है इसके बीच में। ठीक है, कोलिजन ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। ठीक है, और कहीं और भी कोलिजन होता है, बिल्कुल होता है। तो कोलिजन जो होता है एंड वेजल की वॉल पर भी होता है, या चैम्बर की जहाँ पर दीवार जो दी हुई इस पर भी जाकर के हिट करेंगे, ऐसे वापस आएंगे। तो जो ये टाइनी पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स दीवार पे जाकर भी हिट होंगे, जिस गैस चैम्बर में ये होंगे उस पे जाकर भी हिट करेंगे, और साथ में आपस में भी टकराएंगे, आपस में भी टकराएंगे। ठीक है ना। तीसरे पार्टिकल में आ जाइए, तीसरे में आ जाइए। जब ये रैंडम मोशन करेंगे, तो रैंडम मोशन करने के लिए इनके पास स्पीड होगी। इस स्पीड की वजह से इनके पास में एक एनर्जी आएगी। वो एनर्जी कितनी होगी, तो एवरेज एनर्जी ऑफ एवरी पार्टिकल। तो एवरेज एनर्जी कितनी होगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज हाफ kT होगी इनके पास में टोटल एनर्जी। और चौथा पॉइंट क्या है, ये सभी कैसे होंगे, ये सभी कैसा कोलिजन करेंगे, ये सभी इलास्टिक कोलिजन करेंगे। ये सभी मॉलिक्यूल्स कैसा करेंगे, इलास्टिक कोलिजन करेंगे। ठीक है, और इलास्टिक कोलिजन, ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो लूज नहीं होगी। 5 पॉइंट लिख लीजिए, काइनेटिक एनर्जी डू नॉट चेंज। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स दिए हुए हैं, उन पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो जब ये कोलाइड करेंगे या वेजल पर जाकर के हिट करेंगे, तो वहाँ पर ये अपनी एनर्जी को खोएंगे नहीं, या अपनी एनर्जी को ख़त्म नहीं करेंगे। इनके पास एनर्जी रहेगी। ठीक है ना, इनके पास एनर्जी रहेगी, नॉट चेंज। ठीक है ना, यह कह सकते हैं कंजर्व कर दीजिए, है ना, कंजर्व्ड है ना। 6 पॉइंट क्या है, इलास्टिक कोलिजन करेंगे। 6 पॉइंट इनका क्या है, इनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, ये एक मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा, ग्रेविटेशनल गलत लिख दिया मैंने, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होगा, अप्रॉक्स 0 होगा। मीन्स ये फोर्स वर्क नहीं करेगा। ये आपका kg काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है, kGT। ठीक है ना, इन 6 पॉइंट्स को आपको याद रखना है। मैं एक बार फिर से रिकैप कर दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। पहला होता है कि जो गैस चैम्बर होता है, जो गैस का बिहेवियर समझने के लिए काइनेटिक गैस थ्योरी दी गई थी। इस गैस थ्योरी में सबसे पहला थ्योरी ये था कि ये बताया गया था कि जो गैस होता है, गैस का जो सबसे छोटा यूनिट होता है, उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है,
उसे मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और ये सबसे स्मॉल स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। और जो ये मॉलिक्यूल होता है इसका वॉल्यूम, जो टोटल गैस का वॉल्यूम होता है उसके कंपैरिजन में बिल्कुल ज़ीरो होता है या फिर ज़ीरो होता है, नेग्लिजिबल होता है, ठीक है ना। फिर आता है कि सर ये कैसा मोशन करता है। तो गैस चैम्बर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो रैंडम मोशन करते हैं। रैंडम मोशन करने के ड्यूरिंग में उनके पास में काइनेटिक एनर्जी डेवलप होती है। वो काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं करते, या फिर काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो कैसी रहती है, कंजर्व रहती है। इसके बीच में जो कोलिजन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इलास्टिक कोलिजन्स होते हैं, ठीक है। लगातार एक दूसरे को हिट करते रहते हैं और ये कोलिजन लगातार होते रहते हैं, जिसकी वजह से गैस का बिहेवियर से डिपेंड करती है। साथ में इन सभी के पास में जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास में एक टोटल एनर्जी क्रिएट होती है। वो एनर्जी होती है 1/2 kT। सभी मॉलिक्यूल्स में बस एवरेज एनर्जी इतनी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी जो चेंज नहीं होती है, ये इलास्टिक होती है। और ग्रेविटेशनल फोर्स का इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। ये आपको 6 पॉइंट याद रखने हैं, 6 पॉइंट से आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। काइनेटिक गैस थ्योरी आपसे ऐसे पूछी जा सकती है, ठीक है। अब आता है सर, अगर एक गैस कंटेनर है, उस गैस कंटेनर में 3D है, मान लीजिए 3D गैस कंटेनर है, ठीक है ना। ये ऐसे करके, ठीक है ना। ये इसके अंदर का पार्ट है, ये इसके अंदर का पार्ट है, ठीक है ना। यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल है जो एक्स डायरेक्शन में जा सकता है, वाई में भी जा सकता है, जेड में भी जा सकता है। तो इसके पास में जो नेट वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी होगी v² = vx² प्लस का vy² प्लस का vz²। यहाँ पर हम लोग जो है इस पर लगने वाले फोर्स और जो काइनेटिक थ्योरी है उससे बनने वाले रिलेशन के बारे में डेरिवेटिव नहीं करेंगे, ठीक है ना। डेरिवेटिव नहीं करेंगे, सिर्फ बेसिक फॉर्मूले समझेंगे जिससे आपको समझ में आया। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस भी कम है, इसलिए हम लोग यहाँ पर सिर्फ इजी वे में समझेंगे इसको। तो यहाँ पर ये हमारा आ जाएगा v = दिस, इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लीजिए। और एक और इक्वेशन बनती है PV = 1/3 mn/v², ठीक है। ये इक्वेशन भी आपको याद रखनी है, यही काइनेटिक गैस थ्योरी से बनने वाली इक्वेशन है। इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर 2, इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर PV क्या है, तो इस गैस चैम्बर में प्रेजेंट सभी मॉलिक्यूल्स के ऊपर लगने वाला प्रेशर, यहाँ पर वॉल्यूम इस गैस चैम्बर का वॉल्यूम है। M क्या है, इस मास के जिसके ऊपर जो मास लग रहा है, जो हमने पार्टिकल है उसका मास है। N क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। v क्या है, जो पार्टिकल है इस पार्टिकल के पास में कितनी वेलोसिटी है, इसकी VRMS वैल्यू है। यहाँ से हम लोगों ने इसको फाइंड किया है, ठीक है ना। ये इतना हो गया हमारे पास। तो अगर हम थोड़ा सा आइडियल गैस के बिहेवियर के बारे में भी समझें, आइडियल गैस के बिहेवियर के बारे में समझने से पहले हम लोग देखते हैं कि सर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इतनी कैसे आती है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर ये दो m दिया हुआ है, जो n दिया है, हमने कह लिया कि सर एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं, एक पार्टिकल की बात हुई ना यहाँ पर एक पार्टिकल के पास में इतनी एनर्जी है। तो हमने कहा सर एक पार्टिकल के पास में इतना बिहेवियर रहेगा, तो PV = 1/2 × 1/2 mv², और ये हो गया हमारा 2। तो ये 2 कैंसिल हो सकता है, ये हो गई हमारी काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर आएगा, ये हो जाएगा 3/2 हम लोग कुछ गलत लिख दिया, देखें यहाँ पे 3/2 होगा, सॉरी 3/2, ठीक है ना। 3/2 PV = ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। तो कहते हैं सर PV यहाँ पर इतना आ रहा है, तो PV = होता है RT, आपने पढ़ा होगा। तो ये होता है 3/2 RT = KE। अब हम कहेंगे सर आपने वहाँ पे तो आपने KT लिखा हुआ है, तो R/N = K होता है, ठीक है। तो K = R/N हो जाएगा, K = R/N हो जाएगा। तो 3/2 K = R/N/R, सॉरी RT nRT, हाँ, इंटू R। तो ये हो जाएगा K/N = R, ठीक है। ये इतना हो जाएगा, सॉरी वहाँ पे मिस्टेक थी, सही कर लीजिए। तो इतना हो जाएगा हमारा फार्मूला, और इस फार्मूले को आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा KE = 3/2 KT। अगर यहाँ पर हम एक मॉलिक्यूल की बात ना करते, n मॉलिक्यूल्स की बात करते, तो यहाँ पर n क्रॉस हो जाता है, यहाँ पर n क्रॉस हो जाता है। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके आगे हम लोग चलेंगे किस पे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड करेंगे। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड करने के बाद में मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू फाइंड करेंगे, और उसके साथ में और क्या फाइंड करेंगे, और फाइंड करेंगे हम लोग क्या, और हम लोग फाइंड करेंगे एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। इन सभी को हमें देखना है, ठीक है ना।
एक एक करके चीज़ों को समझते रहिए बहुत ध्यान से। ये इतना हो गया सर। अब आता है हमारा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू यहीं से आ जाएगा, इसको भी साफ कर देते हैं। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैसे आता है, तो यहाँ से हो जाएगा पी वी इज इक्वल टू आर टी, लिख लीजिए आर टी, ठीक है, पी वी इज इक्वल टू आर टी, और पी वी बराबर कितना दिया है 3m वी बार स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 3RT बाई m अंडर रूट इज इक्वल टू वी आर एम एस वैल्यू। ये आपको एक लिखना है। देखो यहाँ से जो वी आर एम एस की वैल्यू आ सकती है वो एक शॉर्ट नोट में आएगी, तो आपको शॉर्ट नोट में ऐसे लिख देना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। सभी पार्टिकल के बाद में इतनी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है, वो इतना होता है, ठीक है ना। अब आता है सर मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू या एवरेज, क्या आता है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। तो इसको लिखते हैं ए इज इक्वल टू, तो कितना होता है सर वी ए इज इक्वल टू होता है आपका कितना, ये होता है 3RT बाई 8 पाई है ना, 8 पाई एम, सॉरी पाई एम, 8 पाई एम, ठीक है ना। 8 पाई मैं चेक कर लेता हूँ एक बार चेक कर लेता हूँ, पाई एम, सॉरी मैं देखो 8 लिख रहा हूँ, पाई एम ओनली, सॉरी, हाँ ओके, पाई एम इतना हो गया, ठीक है ना। ये एवरेज वेलोसिटी, जैसे कि किसी पार्टिकल में, किसी गैस चैम्बर में जो पार्टिकल्स होंगे, जो मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके पास में, सभी मॉलिक्यूल्स के पास में एक पार्टिकुलर एवरेज स्पीड होगी या एवरेज वेलोसिटी होगी, वो वेलोसिटी इतनी होगी, ठीक है। अब आते हैं सर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट वेलोसिटी, प्रोबेबल वेलोसिटी, सर ये क्या होती है, वी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ये होता है 3RT, यहाँ पर 8 होता है, आई थिंक 8RT बाई पाई एम, 3RT बाई 2m, 3RT बाई 2m, मैं देख लेता हूँ फिर से, थोड़ा सा मिस्टेक मुझे लग रहा है तो मैं सही कर लेता हूँ, 2RT बाई एम, 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 ये आपका मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी हो गई। अब मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के बारे में थोड़ी सी कहानी सुन लीजिए। जैसे किसी चैम्बर में, किसी गैस चैम्बर में, किसी भी पार्टिकल के पास में जो वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है, वो वेलोसिटी कैसे काम करती है, तो एवरेज हो गई कि जितने भी पार्टिकल, मान लीजिए आपने एक कॉपर का एक पीस लिया, उस कॉपर का बोल रहा हूँ, आपने हीलियम या नियॉन किसी गैस को ले लिया, नियॉन गैस को ले लिया आपने, उस गैस के अंदर मान लीजिए 10⁻23 पार्टिकल्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम पर, ठीक है ना। जैसे ही हमने उसको हायर किया, उसके बाद में हम देखते हैं कि उसके अंदर कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे जिनकी वेलोसिटी, सभी की वेलोसिटी इतनी होगी, ठीक है। कुछ ऐसे पार्टिकल होंगे जिनके पास में एक टाइप की वेलोसिटी होगी, जैसे मान लीजिए आपके पास में 3 लोग हैं, आपके पास में 10⁻29 पर्सन्स हैं, ठीक है ना, जिसमें से 10⁻6, 10⁻3 और 10⁻20, इसे कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। जिस पार्टिकल के पास, जिन पार्टिकल के पास में ये वाली वेलोसिटी होगी, मान लीजिए इतने पार्टिकल्स आपके पास में थे, इतने पार्टिकल्स के पास में मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी मान लीजिए कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। इनके पास में 20 मीटर पर सेकेंड है और इनके पास में 30 मीटर पर सेकेंड है। समझ में आया कुछ, मतलब इतने पार्टिकल्स के पास में इतनी वेलोसिटी में, सबसे ज़्यादा जो पार्टिकल्स हैं उनके पास में इतनी वेलोसिटी है, तो कहने का मतलब ये है कि इतनी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स के पास में होती है। फिर इतनी वेलोसिटी एवरेज होती है, सभी पार्टिकल्स के पास में एवरेज इतनी होती है, अप्रॉक्सीमेट सभी को जोड़ के निकाल लिया, और ये आपकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है, ठीक है ना। ये इतनी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब हम आगे चलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास, डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम काम कैसे करता है और डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्चुअल में होता क्या है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी भी पार्टिकल के लिए या किसी भी मॉलिक्यूल्स के लिए
तीन टाइप के मोशनों पर डिपेंड करता है। एक मोशन होता है ट्रांसलेटरी मोशन, एक होता है रोटेशनल मोशन और एक होता है वाइब्रेशनल मोशन, ठीक है। और जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है किसी भी पार्टिकल को ये बताता है कि उसका कॉन्फ़िगरेशन, उसका ओरिएंटेशन और उसका मोशन करने का कैसा फ्रीडम है, ठीक है। मोशन करने के लिए उसके पास कैसे फ्रीडम अवेलेबल है, मोशन करने के लिए उसके पास किस टाइप के फ्रीडम अवेलेबल है। अगर कोई पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में फ्रीली मोशन कर पा रहा है, फ्रीली मोशन कर रहा है, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कुछ होगा, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला ट्रांसलेशन मोशन, दूसरा रोटेशनल मोशन, तीसरा वाइब्रेशनल मोशन। और अगर हम एक बेसिक लाइन में डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं किसी भी पार्टिकल की डिग्री ऑफ फ्रीडम ये रिप्रेजेंट करती है कि पार्टिकल कितनी डायरेक्शन में फ्रीली इंडिपेंडेंट घूम सकता है या मूव कर सकता है या चल सकता है या फ्रीडम में मोशन कर सकता है, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हुई आई थिंक आपको, कहीं सर वेरी क्लियर हो गई। तो हम इसे समझेंगे बहुत ही ध्यान से, मन लगा के। तब तक मैं बोर्ड सही से साफ कर रहा हूँ, तो मैं आपको फिर से एक बार डिफिनेशन को रिवाइड कर देता हूँ। डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी पार्टिकल की ये रिप्रेजेंट करती है कि पार्टिकल कितने मोशन फ्रीली कर सकता है, इंडिपेंडेंट कर सकता है, ठीक है। ये हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें रिप्रेजेंट करती है, ओके है, ठीक है सर, हाँ बिल्कुल ओके। तो आते हैं हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे काम करती है? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, क्या करती है? किसी भी पार्टिकल की मोशन को कितने टाइप से डिफाइन किया जाता है, इसे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं, ठीक है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम को तीन टाइप से डिवाइड किया जाता है, 3 टाइप में डिवाइड किया जा सकता है। तो पहला टाइप आपका कौन सा है? पहला आपका टाइप है ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, मैं डीएफ लिखूंगा, ठीक है ना। दूसरा है रोटेशनल ट्रांसलेशनल, है ना, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तीसरा है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है ना। ये 3 टाइप के होते हैं। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं FT से, इसको कहते हैं FR से और इसे कहते हैं FV से, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक आता है, उसे भी साथ में क्लियर कर लेते हैं कि सर इक्विपार्टीशन एनर्जी क्या होती है। इक्विपार्टीशन, आई थिंक यही होता है, इक्विपार्टीशन एनर्जी, ठीक है ना। तो किसी भी मॉलिक्यूल्स के पास में प्रेजेंट सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास में अगर हम इक्विपार्टीशन एनर्जी कितनी होती है, हाफ KT स्क्वायर, 3/2 KT स्क्वायर, स्क्वायर बोल रहा हूँ, KT, ठीक है ना। तो अगर सभी पार्टिकल्स के पास में जो एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी FT, FR और FE सभी के पास में हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ में इक्वली डिवाइड कर दी जाए। सभी मॉलिक्यूल्स के पास में प्रेजेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम को इक्वली डिवाइड करने वाली एनर्जी के रूल को हम कहते हैं इक्विपार्टीशन एनर्जी, ठीक है, इक्विपार्टीशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है ना। ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया, इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ से एक डेफिनेशन बन रही थी, वो मैं आपके सिलेबस में है, मैंने क्लियर कर दिया इसको, ठीक है ना। अब आता है सर कि ये आपकी बता दिया। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 टाइप से डिपेंड करती है। तो सर फ्रीडम के लिए फॉर्मूला क्या होता है? सर फ्रीडम के लिए फॉर्मूला TN-B। यहाँ पर बॉन्ड को B रिप्रेजेंट करता है और N करता है नंबर ऑफ फ्रीडम, ठीक है ना। जैसे कि ये तो आप समझ गए ना, जैसे कि कोई पार्टिकल है किसी भी डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे रोटेशनल मोशन होगा। सिंपल लाइन में चल रहा है, लाइन चल रहा है तो ट्रांसलेशन मोशन होगा। वाइब्रेशन मतलब ऐसे से हिल रहा है तो वाइब्रेशन मोशन है, तो आपको पता ही है ना। तो ये 3 टाइप के आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रिप्रेजेंट करता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई पार्टिकल कितने प्रकार से अपनी मोशन को कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है ना। तो वाइब्रेशनल मोशन के 3 टाइप होते हैं, ठीक है, 3 टाइप होते हैं। तो वाइब्रेशनल मोशन के 3 टाइप होते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, F इज इक्वल टू 3N - B।
और एक ही, एक होता है मोनो एटॉमिक, एक होता है डाई एटॉमिक, एटॉमिक, और एक होता है पॉली एटॉमिक या ट्राई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक या ट्राई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक। ये कुछ 3 टाइप के आपके वाइब्रेशनल मोशन में होते हैं, ठीक है, जो कई बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैं वही बता रहा हूँ आपको सिर्फ, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि जो मोनोटॉमिक होते हैं इनके एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, ऑर्गन हो गया। डायटॉमिक के हाइड्रोजन हो गया, Cl2 हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। इसके क्या है, H2S हो गया, H2O हो गया आपका, और H2SO4 हो गया। ऐसे भी बहुत सारे, H2SO4 बहुत बड़ा हो जाएगा, छोड़ दीजिए। Al2O3 हो गया। ये आपके पॉली या ट्राई वाले हैं, ठीक है ना। तो मोनोटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, मोनोटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, तो इसका होगा 3, इसका होगा सर 5, इसका होगा सर 6। कैसे निकाल दिया हमने, कैसे निकाल दिया, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर F इज़ इक्वल टू 3n माइनस बी का यूज़ किया हमने, यहाँ पर n इज़ इक्वल टू 1 है, b इज़ इक्वल टू 0 है, यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं है एक दूसरे के बीच में, ठीक है ना। नंबर ऑफ बॉन्ड्स ये है, ये b क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, और n क्या है, नंबर ऑफ फ्रीडम, ठीक है ना। तो यहाँ पर इतना हो गया, और यहाँ पर 5 कैसे आ गया, तो यहाँ पर हमने f की वैल्यू आ गई 5, कैसे आ गई, तो यहाँ पर देखिए इस वाले फार्मूले में, इस वाले फार्मूले में n की वैल्यू 2 रखी है और इसकी वैल्यू 1 रखी है। H2 में कितने बॉन्ड है, H2 में कितने बॉन्ड है, 2 है कि नहीं है, एक बॉन्ड है कि नहीं है, एक बॉन्ड है, 2 मॉलिक्यूल्स है, तो 2 यहाँ पे रखेंगे नंबर ऑफ एटम्स और 1 रख देंगे बॉन्ड, यहाँ पर 5 आ जाएगा। यहाँ पे 6 कैसे आ गया, इसके बीच में देखिए नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं बताइए, 3 बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे 3 बॉन्ड्स हैं और 3 एटम हैं, तो 3 इंटू 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 9 माइनस 3 6 आ जाएगा, ठीक है ना। अब आता है सर यहाँ पर Cp Cv की वैल्यू कितनी है सर, तो Cv इज इक्वल टू कितना होता है, हाफ Fr होता है सर। Cp कितना हो जाएगा, Cp अगर इतना ये दिया हुआ है तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा कितना, हाफ Fr, तो हो जाएगा 3/2R, तो Cp कितना हो जाएगा 5/2R, और गामा कितना हो जाएगा 5/3, इतना हो जाएगा, ठीक है। इसी में आ जाइए, इसके लिए Cp की वैल्यू कितनी है, Cv की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसके लिए Cv हो जाएगा 5/2R, Cp कितना हो जाएगा, इसका 7/2R हो जाएगा, और गामा कितना हो जाएगा 7/5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, Cv कितना होगा, यहाँ पर होगा कितना, Cv की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 Fr, तो यहाँ रखेंगे F की वैल्यू 3, F की वैल्यू रखेंगे कितनी 3, तो 3 तो 6, तो हो जाएगा 3R, Cp कितना हो जाएगा 4R, और गामा कितना हो जाएगा 1.33, यहाँ पे निकाल लो कितना हो जाएगा ये 1.4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.6, कौन ज़्यादा कौन कम, तो मोनोटॉमिक का जो गामा होता है वो ज़्यादा होता है। गामा क्या होता है, Cp/Cv इज इक्वल टू होता है गामा, ठीक है ना। ये आपको इतना याद रखना है, ये आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इतना आपको सही से याद रखना है। तो Cv हमने कहाँ से लेकर के आए, तो du/dt इज इक्वल टू होता है Cv इज इक्वल टू हाफ Fr, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये इक्विपार्टीशन एनर्जी से हमने निकाला है, इक्विपार्टीशन एनर्जी से हमने निकाला है। यहाँ से क्वेश्चन बनने की चांसेस बहुत कम है, फिर भी मैंने आपको बता दिया क्योंकि आपके सिलेबस में है, ठीक है ना। इतना क्लियर है, आगे चले। देन अब हम लोग देखेंगे मेन फ्री पाथ, ये भी आपके सिलेबस का एक छोटा सा हिस्सा है, ये भी हम लोगों को थोड़ा सा समझना है और थोड़ी सी बातों को इसमें जानना है। तो मेन फ्री पाथ क्या होता है, सभी गैसेस के अंदर, सभी प्रकार की गैसेस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो लगातार रैंडम मोशन करते रहते हैं, लगातार रैंडम मोशन करते रहते हैं। रैंडम मोशन करने के बाद, करने के ड्यूरिंग में, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, आपस में लगातार टकराते रहते हैं, कोलाइज करते रहते हैं, कोलिजन्स करते रहते हैं। और जो हम लोग पहले ही काइनेटिक गैस थ्योरी में पढ़ चुके हैं, जब वो कोलिजन करते हैं तो उनकी इलास्टिक एनर्जी जो होती है, जो इलास्टिक सिटी होती है, वो कंजर्व रहती है और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। तो जब ये दोनों पार्टिकल आपस में कोलाइड करते हैं, जितनी डिस्टेंस पर इनका पाथ होता है, या मान लीजिए किसी गैस चैम्बर में प्रेजेंट, किसी गैस चैम्बर में प्रेजेंट 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से किसी डिस्टेंस पर हैं,
इस डिस्टेंस पर जिस पर वो एक दूसरे से कोलाइड करने वाले हैं, इस डिस्टेंस को, जो एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं फ्री पाथ ऑफ गैस मॉलिक्यूल। एक गैस मॉलिक्यूल के लिए जो दो गैस मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं, एक ये वाला आपस में टकरा रहे हैं, इस पाथ को हम कहेंगे फ्री पाथ ऑफ गैस मॉलिक्यूल, फ्री पाथ ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो सर मीन फ्री पाथ गैस क्या होता है? तो मीन फ्री पाथ ये होता है कि अगर हमने गैस चैम्बर के सभी मॉलिक्यूल्स का मीन निकाल दिया तो उस मीन पाथ को हम कहते हैं मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ। इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाई सिग्मा पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू एन। यहाँ पर एन क्या है? एन है नंबर ऑफ वॉल्यूम पर नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। एन क्या है? एन है। यहाँ पर आपको छोटी सी डिफिनेशन लिखने के लिए अगर आएगी, छोटी सी डिफिनेशन लिखने के लिए होगा, बस और कुछ नहीं। एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना, ये एन की वैल्यू है, ये इसका इतना इफेक्ट है। और यहाँ पर सिग्मा क्या है? ये है डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इस वाली वैल्यू को हम एरिया भी कह सकते हैं, इस वाली वैल्यू को हम एरिया भी कह सकते हैं। तो जो हमारा ये फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाई पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू एन। इस वाले फॉर्मूले को, इस वाले जो मीन फ्री पाथ है वो किसी गैस चैम्बर में प्रेजेंट टेम्परेचर और प्रेशर से क्या इफेक्ट करता है ये भी हमें बताना है। तो PV इज इक्वल टू nRT ये होता है। N इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना? PV बाई RT। ये वाली वैल्यू यहाँ पे सेट करें तो कितना आ जाएगा? ये वाली वैल्यू यहाँ पे सेट करेंगे तो हमारे पास आएगा लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन, देखिए आपके फॉर्मूले में √2 दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू PV/RT, ठीक है ना। तो यहाँ से लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1 बाई पी आएगा पहले तो, फिर लैम्डा प्रोपोर्शनल टू टी आएगा, ठीक है। आपको दो ये फॉर्मूले याद रखने हैं कि टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने पर लैम्डा का क्या होगा, डिक्रीज़ करने पर क्या होगा, टेम्परेचर से मीन फ्री पाथ कैसे डिपेंडेंसी प्रेजेंट करता है, ये भी आपको याद रखना होगा। इतना ही आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि किसी भी गैस मॉलिक्यूल्स का मीन फ्री पाथ क्या होता है, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार रिकैप कर दे रहा हूँ कि जब कोई भी गैस चैम्बर होता है, उस गैस चैम्बर के अंदर प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स आपस में रैंडम मोशन करते रहते हैं। रैंडम मोशन करने के दौरान वो एक दूसरे से लगातार क्या करते रहते हैं? कोलाइड करते रहते हैं, कोलिजन्स करते रहते हैं, ठीक है। और वो कोलिजन्स जब दोनों पार्टिकल करते हैं और उन एक पार्टिकुलर स्टेज पर जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराने वाले होते हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम कहते हैं फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल्स। बट जब हम पूरे गैस चैम्बर के मॉलिक्यूल्स का एवरेज निकाल करके, मीन निकाल करके जो पाथ हम डिसाइड करते हैं वो डिवाइड होता है इतना। आप कहेंगे सर इसकी वैल्यू होती कितनी है? सर इसकी वैल्यू 10⁻⁹ मीटर होती है, बहुत ही कम होती है। तो ये आपका मेन फ्री पाथ है। इस मेन फ्री पाथ में आपको सिर्फ इतना लिखना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन अगर बनेगा तो इतना पूछेगा कि डिफिनेशन दे दीजिए भैया क्या होता है, बस और कुछ नहीं। चाहो तो छोटा डायग्राम भी बना सकते हैं हम लोग कि एक डायग्राम बना दीजिए, उसके बाद वी नो, इतना करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल तरीके से समझिए बस। तो ये आपका इतना हो गया, ठीक है, ये आपका इतना हो गया। तो अब हम लोग चलते हैं, आपके सिलेबस में ट्रांसपोर्ट फार्मूला भी दिया हुआ है, फेनोमेना भी दिया हुआ है, उसको भी समझना है हम लोगों को। तो ट्रांसपोर्ट फेनोमेना क्या होता है? तो पोर्ट फेनोमेना किस टाइप में काम करता है? तो गैस चैम्बर के लिए ही, किसी गैस चैम्बर में डिफरेंट पार्ट को एज्यूम कर लें तो वो जैसे काम करेगा उसे ही हम ट्रांसपोर्ट फार्मूला कहेंगे। जैसे कि 3 टाइप के ट्रांसपोर्ट फार्मूले होंगे, ठीक है, 3 टाइप के ट्रांसपोर्ट फार्मूले होंगे। फार्मूले नहीं मीन्स थ्योरी होगी, उस थ्योरी को समझना है हमें। सबसे पहले समझिए, सबसे पहले आपके पास होगा ट्रांसपोर्ट मोमेंटम, ठीक है। फिर होगा ट्रांसपोर्ट कंडक्टिविटी। तीसरा होगा डिफ्यूज़न,
डिफ्यूज़न। ठीक है, ये कब होगा? जब हमारा जो गैस चैम्बर होगा कैसे कंडीशन पे होगा? नॉट इक्विलिब्रियम। जब हमारा कंडीशन कैसे होगी? हमारी कंडीशन होगी नॉट इक्विलिब्रियम, है ना, इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, जब हमारा गैस चैम्बर, हमारे पास कोई गैस चैम्बर दिया हुआ है, उस गैस चैम्बर में हमारा जो स्टेट है, जो हमारा सिस्टम है, वो कैसा है? इक्विलिब्रियम सिस्टम में, इक्विलिब्रियम में है, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बट जैसे ही हम ये देखते हैं कि हमारा गैस सिस्टम या हमारा गैस चैम्बर या हमारे पास जो गैस है वो किसी कंटेनर के अंदर है, और वो कंटेनर कैसा है? थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है, थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है। अगर थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है तो उसके पास तीन ये फेनोमेनाज होंगे, तीन ट्रांसपोर्ट होंगे उसके पास में। पहला ट्रांसपोर्ट होगा मोमेंटम का, कैसे होगा ये समझना है। दूसरा ट्रांसपोर्ट होगा कंडक्टिविटी का, टेम्परेचर की वजह से। तीसरा ट्रांसपोर्ट होगा उसका किसकी वजह से? क्या लिखा है मैंने लिखा है डिफ्यूज़न होगा, मींस कॉन्सेंट्रेशन की वजह से। सपोज करिए आपके पास में एक गैस मॉलिक्यूल्स का भरा हुआ चैम्बर है, उस चैम्बर में थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि हमारे पास जो पार्टिकल दिया होगा, जो गैस चैम्बर होगा, उस गैस चैम्बर में कई पार्ट होंगे। ठीक है ना, ये थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है, थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं है। ठीक है ना, तो हमने कहा सर इसके कई पार्ट होंगे, हमने मान लिया कि 3 पार्ट है। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप बड़े से समझ लीजिए इस बात। इस वाले पॉइंट मतलब इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में, सभी पार्ट्स में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इस वाले पार्ट के पास में मान लीजिए कि नीचे वाला जो टेम्परेचर है, नीचे वाला टेम्परेचर कैसा है? कम है। ऊपर टेम्परेचर की वेलोसिटी मान लीजिए, इस वाले के पास में जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम है, v1 वेलोसिटी से है। ये वाले पार्ट में v2 वेलोसिटी है, इसके पास में v3 वेलोसिटी है। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इस पूरे गैस चैम्बर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। हालांकि आपको ऐसे याद रखना है कि किसी भी गैस चैम्बर को कई पार्ट में डिवाइड माना जा सकता है। प्रत्येक पार्ट में, एवरी पार्ट जो होता है उसमें सभी पार्टिकल्स के पास में, सभी मॉलिक्यूल्स के पास में अलग अलग वेलोसिटीज़ होती हैं, अलग अलग वेलोसिटीज़ होती हैं। यहाँ पर वेलोसिटी अलग होगी, यहाँ पर वेलोसिटी अलग होगी, यहाँ पर वेलोसिटी अलग होगी, जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से ये वाली सरफेस, जो ये वाली सरफेस दी है, ये वाली सरफेस पर स्लिप होगी या फिर रिलेटिविस्टिक मोशन करेगी, जिसकी वजह से ये वाली एनर्जी इसको ट्रांसफ़र करेगा। इस ट्रांसफ़र की वजह से यहाँ पर वेलोसिटी जो पार्टिकल रखे हुए हैं उसके पास से मोमेंटम होगा, मोमेंटम की वजह से यहाँ पर जो मोमेंटम होगा, ये वाला मोमेंटम इसको चेंज कराएगा, जिसकी वजह से ये वाला इसको मोमेंटम दे देगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये पूरा सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में आना चाहता है। बात समझ में आई? कुछ कहेंगे सर वैल्यू समझ में आ गई। तो यहाँ पे समझो, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v थी, यहाँ पर v2 थी, यहाँ पर v3 थी। तो ये इस पार्टिकल के पास में हमने मान लिया कि v1 सबसे ज़्यादा है, v2 कम है और v3 और कम है, v3 जो है और कम है, जिसकी वजह से क्या होगा? ये वाले जो पार्टिकल हैं इधर मोशन कर रहे हैं, सपोज कर लो ऐसे इधर मोशन कर रहे हैं इधर, और ये वाले पार्टिकल इस डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। ठीक है, स्लो मोशन में है, स्लो मोशन में। तो ये एक पूरी की पूरी लेयर है, इस लेयर के ऊपर एक दूसरी लेयर है, इसके ऊपर जब ये वाली लेयर ऐसे मोशन करेगी तो ये इधर जाएगी, तो यहाँ पर होगा रिलेटिविस्टिक मोशन, स्टिक मोशन, ये मोशन होगा, जिसकी वजह से जो ये ऊपर की लेयर होगी ये अपने वेलोसिटी को कम करेगी। कम करने के लिए क्या करेगी? अपने मोमेंटम को ट्रांसफ़र करेगी, अपने मोमेंटम को इसको दे देगी, सेकंड वाली लेयर को दे देगी। जैसे ही मोमेंटम को सेकंड लेयर को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, वैसे ही इस वाली लेयर और इस लेयर के बीच में ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट होगा, यहाँ पर भी ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट होगा। क्यों स्टार्ट होगा? क्योंकि ये अपनी लेयर को मेंटेन करना चाहते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आना चाहते हैं या फिर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आना चाहते हैं। ये इसका आपका पहला रूल है। पहले रूल में क्या लिखना है? पहले रूल में आपको ये लिखना है कि अगर आपके पास में कोई भी ऐसा डिज़ाइन या ऐसा गैस कंटेनर है जो थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है या फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है, तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि वो गैस चैम्बर अपने पास में डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के पास में, उसके पास में जो वेलोसिटी होगी वो डिफरेंट होगी। अगर वेलोसिटी डिफरेंट होगी तो इनका मोमेंटम भी चेंज होगा, मोमेंटम भी डिफरेंट होगा। मोमेंटम डिफरेंट होने की वजह से जो इनकी लेयर होगी एक दूसरे की लेयर पर वो रिलेटिविस्टिक मोमेंटम
या रिलेटिव मोशन होगा जिसकी वजह से ये ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट होगा। ऊपर वाली जिसके पास में हाई वेलोसिटी होगी वो अपनी वेलोसिटी को नीचे वाले पार्ट के जिसके पास में लो वेलोसिटी होगी उसको दे देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ये पूरा सिस्टम कैसा आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा। कुछ समझ में आया? ऐसी सभी कहानियाँ इसमें भी होगी। अब आता है दूसरा पार्ट जिसमें हमने क्या मान लिया है, जिसमें हमने मान लेना है कि हमारे पास एक पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम में डिफरेंट पार्ट हैं और डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट टेम्परेचर हैं, T1, T2, T3, T4, T5, T6। यहाँ पर हमने एज्यूम कर लिया है कि T1 सबसे बड़ा है, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, उससे ऐसे करके सब हमने मान लिया है। T4, T5 और T6, सबसे कम T6 है। तो टेम्परेचर ऐसा होने की वजह से जो हायर टेम्परेचर है वो अपने हायर टेम्परेचर को नीचे वाले टेम्परेचर में मॉलिक्यूल्स को भेजेगा, जिससे उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पर कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। इसलिए क्या होगा, यहाँ पर टेम्परेचर को कम करने के लिए क्या करेगा, ये अपने टेम्परेचर को नीचे, मीन्स अपनी कंडक्टिविटी क्वालिटी को नीचे, जो मॉलिक्यूल्स दिया है उसे नीचे भेजेगा। क्यों? क्योंकि ये चाहता है कि ये पूरा सिस्टम किस में आ जाए, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये अपने टेम्परेचर को कम करने के लिए भेजेगा, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन होगा किसका, टेम्परेचर का, जिसकी वजह से क्या होगा, कंडक्टिविटी में कमी आएगी। ये सबसे ज़्यादा कंडक्टर कम बहुत कम है इसके पास में, इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर टेम्परेचर का आदान प्रदान होगा, जिसकी वजह से ये कैसे आ जाएगा, इस सिस्टम में आ जाएगा। कौन से सिस्टम में, थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा। तीसरे वाले पार्ट पे आते हैं। ये पहला नियम था आपका, ये दूसरा है, तीसरे में आ जाइए। आपके पास में गैस चैम्बर दिया हुआ है, उस गैस चैम्बर में डिफरेंट पार्ट हैं और सबसे ऊपर हाई कॉन्सेंट्रेशन है और और बीच में मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन है और सबसे लो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर है। मीन्स यहाँ पर डेंसिटी मैक्सिमम है, यहाँ पर डेंसिटी कम है, यहाँ पर मॉडरेट है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर डिफ्यूज़न होगा, किधर से किधर की ओर। जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होगी, जहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे, वो कम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स की ओर गति करेंगे। या फिर ये कह सकते हैं कि जिधर लेस या कम डेंसिटी होगी उस डायरेक्शन में ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो इस फेनोमेना को कहते हैं डिफ्यूज़न फेनोमेना, और इस वाले फेनोमेना को कहते हैं डिफ्यूज़न नहीं, इसे कहते हैं कंडक्टिविटी फेनोमेना। इसे कहते हैं हम मोमेंटम फेनोमेना, ठीक है ना। अब इसको लिखेंगे कैसे, मैंने आपको थोड़ी समझा दी ना। लिखने के लिए क्या करेंगे, इस वाले फेनोमेना को कहते हैं हम फेनोमेना ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मोमेंटम, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे फेनोमेना ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कंडक्टिविटी, यहाँ लिखेंगे फेनोमेना ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डिफ्यूजन, ठीक है ना, समझ में आ गया। ये आपको ऐसे लिखना है। अब आपको इस पूरे मैराथन का, है ना, इस पूरे मैराथन का एक और पार्ट थर्मल का मिलेगा कल या परसों में, आई थिंक, है ना, और थर्मल आपका ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको मैकेनिक्स का भी मैराथन चाहिए तो आप, मैकेनिक्स का मैराथन बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उसके लिए जो LT ग्रेड की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है उसमें से अभी रिसेंट में कम से कम 15 से 20 वीडियो जो डाले गए हैं वो आप देख लें, उससे ही आपका काम हो जाएगा, ठीक है, उससे ही आपका काम हो जाएगा। आप कोरिलेसिस फोर्स की वैल्यू को ज़रूर बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ में से जो मैंने आपको इतना बताया, इन वाले चैप्टर्स में से क्लासियस-कैपरॉन इक्वेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंट्रोपी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा हल्का फुल्का ऐसे करके, और कैरनॉट साइकिल आप बहुत ही डिटेल में पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस बहुत ज़्यादा है। ट्रांसपोर्टेशन से भी क्वेश्चन बन सकता है, पर शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, आप आसानी से लिख लेंगे उसको, ठीक है। और थर्मोडायनेमिक्स का जो थर्ड लॉ है वो आपको सिलेबस में नहीं, पर सेकंड लॉ आपको दिया हुआ है, वो आपको सही से पढ़ना है, क्लासियस-कैपरॉन इक्वेशन सही से पढ़ना है, जूल थॉमसन इफेक्ट आपको सही से पढ़ना है। इतनी चीज़ों को सही से इस चैप्टर में आपको पढ़ना है, ठीक है। और रेडिएशन के लिए जो भी बचा हुआ है चैप्टर 1, उस चैप्टर का जब नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आएगा तो उस वीडियो में आप सही से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और भी कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिससे मैं आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है ना। आप लगातार पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक सेकेंड, चीज़ अच्छी लगी ना तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।